जी, नमस्कार। मेरे लेखक मेरे सवाल इस राजपाल एंड सन्स के फ़ेसबुक पेज पर होने वाले प्रत्येक रविवार को होने वाले इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हिंदी के जाने-माने लेखक, जाने-माने विद्वान, आलोचक, इतिहासकार और अनेक विधाओं में लिखने वाले प्रोफ़ेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले अग्रवाल साहब का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम किसी ऐसे लेखक से मुलाकात करते हैं, ऐसे लेखक से बातचीत करते हैं, जिनके पाठक देश भर में या यूँ कहें कि जिनका लेखन लोकप्रिय है, जिनके लेखन को पसंद करने वाले, जिनके लेखन को चाहने वाले, जिनको पढ़ने वालों की संख्या बड़ी है। अग्रवाल साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, अग्रवाल साहब को जानने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन यह सोचकर कि कुछ ऐसे भी दर्शक या श्रोता हो सकते हैं जो कि जिनके लिए यह कार्यक्रम नया हो, ये पूरी चीज़ नहीं हो। मैं संक्षेप में जल्दी से 2-4 बातें मैं बता देता हूँ अग्रवाल साहब के संबंध में और मैं सवालों पर आ जाऊँगा। इस कार्यक्रम का स्वरूप इस तरह से है कि जो सवाल अ, हमारे पाठकों ने, दर्शकों ने, श्रोताओं ने फ़ेसबुक के पेज पर अग्रवाल साहब के माध्यम से या राजपाल एंड सन्स के पेज के माध्यम से या कुछ मेरे माध्यम से भेजे हैं, उन सवालों को मैं क्रमशः अग्रवाल साहब के सामने रखता जाऊँगा। वे एक-एक कर सभी सवालों का उत्तर देंगे। कोशिश ये भी करूँगा कि जो सवाल अभी इस कार्यक्रम को देखते हुए आते हैं, उन्हें भी मैं शामिल करने की कोशिश करूँगा। तो वो परिचय के रूप में मैं बस 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। किताबों के नाम गिनाने का तो कोई मुझे नहीं अर्थ दिखाई देता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अग्रवाल साहब उन लोगों में से हैं, जिन्होंने भाषा और साहित्य का अध्यापन करते हुए अकादमिक जगत में केवल भारत के ही नहीं, ये कह सकता हूँ कि दुनिया भर के अकादमिक जगत में इन भाषा और साहित्य की पढ़ाई करवाने वालों का सम्मान बड़े पैमाने पर बढ़ाया है। क्योंकि ये माना जाता रहा है कि भाषा और साहित्य की पढ़ाई जो लोग करवाते हैं, वो कविता कहानी की बात करते होंगे या कविता कहानी जैसा कुछ करते होंगे। लेकिन ऐसा कम होता है कि वो ऐसे अध्यापक या ऐसा काम करने वाले लोग सचमुच कोई बड़ा बौद्धिक हस्तक्षेप अपने समाज में, अपने समय में कर कर पाएँ। हमारे समय में ऐसे 2 विद्वानों का नाम कम से कम मैं ले सकता हूँ जो और सौभाग्य से दोनों ही विद्वान जेएनयू से जुड़े हुए रहे हैं। प्रोफ़ेसर नामवर सिंह और प्रोफ़ेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। तो अग्रवाल साहब का जन्म 1955 में ग्वालियर में हुआ और उनकी पढ़ाई-लिखाई भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हुई। उन्होंने ग्वालियर से भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा अर्जित की थी। मेरा अनुमान है कि वहाँ से बीए किया और फिर आप जेएनयू में अपनी उच्च शिक्षा के लिए आ गए। अनेक किताबें आपने लिखी है, लेकिन जिस किताब के लिए हम सबसे ज़्यादा अग्रवाल साहब को जानते हैं या अग्रवाल साहब को खोज-खोज कर पढ़ते हैं, उनमें से पसंद-नापसंद का भी अगर को भी मैं जोड़ता चलूँ, तो मैं 2 किताबों के नाम ज़रूर लेता हूँ। एक किताब जो आपके शुरुआती दौर की है, संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध और दूसरी किताब जिसकी जो आपकी बड़ी पहचान बनाने वाली है या यूँ कहें कि जिस किताब के कारण आपको पसंद करने वाले, आपको जानने वाले लोगों की संख्या दुनिया भर में फैली, वो थी कबीर पर किताब, अकथ कहानी प्रेम की। इसके अलावा अग्रवाल साहब का परिचय या यूँ कह सकता हूँ मैं कि अग्रवाल साहब के परिचय में बहुत सारी बातें कही जा सकती है। देवीशंकर अवस्थी जैसा प्रतिष्ठित सम्मान हो चाहे मुकुटधर पांडे सम्मान हो। पहला राजकमल पांडुलिपि पुरस्कार भी आपको मिला। आपके अकादमी को दिए गए योगदान के साथ-साथ एक और बड़ी बात आपके साथ जुड़ी हुई है, वो ये कि भारत के यूपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग के जिसका सदस्य होना बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती है। हिंदी के पहले आप ऐसे विद्वान हैं या पहले ऐसे अध्यापक हैं, जिन्हें इस पद पर जाने का सुअवसर मिला। तो बस मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसे विद्वान से हम बातचीत करने वाले हैं, जिन्होंने भाषा साहित्य की दुनिया में भाषा साहित्य का अकादमिक जगत में सचमुच बड़ा सम्मान करवाया है, बड़ा उसका उसका सम्मान बढ़ाया है। तो सर मैं स्वागत करते हुए पहला सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, जो सवाल आया है किन्हीं सुनीता शर्मा जी का और सुनीता जी ने अच्छा ऐसा सवाल पूछ लिया है जिससे बातचीत करने में मुझे आपके सामने सवाल रखने में सुविधा हो गई है। उन्होंने पूछा है कि लेखन की शुरुआत आपने कैसे की? क्या कारण थे कि आपको हिंदी में लिखने की प्रेरणा मिली?
क्या आपने भी कविताओं से शुरुआत की थी? हर लेखक की तरह मैंने भी शुरुआत कविता से ही की थी। और मुझे याद है कि मैंने अपनी पहली कविता संभवतः 9 या 10 बरस की उम्र में लिखी थी। और जो लगभग जस की तस मुझे याद है, या उसमें कुछ इस तरह का था कि एक कविता में ये था कि मीनार ढह गई, बनते बनते ढह गई, अच्छा हुआ ढह गई, क्योंकि बनाने वाले को कम दुख हुआ, पूरी बनकर ढहती तो उसे पूरा दुख होता। कुछ इस तरह की कविता थी, बचपन में 9-10 साल की उम्र में लिखी थी। फिर मैं लिखता रहा कविताएं, कॉलेज में आके भी लिखता रहा, और कॉलेज की प्रतियोगिताओं में, यूनिवर्सिटी की प्रतियोगिताओं में मुझे पुरस्कार भी मिलते रहे कविताओं के लिए, कुछ इधर उधर छपती भी रही। साथ साथ ग्वालियर के स्थानीय अखबारों में मैं टीका टिप्पणी भी लिखता रहा। और मैं एक तरह से कविता के प्रति इसलिए भी ऋणी हूँ कि जब मैंने ये तय किया था 1976 में कि मुझे जेएनयू जाना है, 77 के लिए मैंने अप्लाई किया था, और उस समय थोड़ी आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं थी, तो थोड़ी ये चिंता थी कि कैसे क्या होगा। तो मध्य प्रदेश शासन की एक कविता प्रतियोगिता में मैंने अपनी एक कविता भेज दी थी, लंबी सी कविता थी वो, और मुझे उसमें पहला पुरस्कार मिला था। और वो पहला पुरस्कार था 250 रुपए। और 250 रुपए हुँ, पल्लव, अगर आप याद करें, आपका तो शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा, सन 77 में 250 रुपए एक अच्छी खासी राशि होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसने मेरी काफी सहायता की। उसके बाद भी मैं कविताएं लिखता रहा, लेख वगैरह भी लिखता रहा। जेएनयू आकर के, जेएनयू का जो सिस्टम है उसमें टर्म पेपर्स लिखने होते हैं, और टर्म पेपर्स लिखने के कारण एक सिस्टमेटिक ढंग से, डिसिप्लिन्ड ढंग से, रिगरस ढंग से लिखने की आदत पड़ी। क्योंकि हम लोगों के जो अध्यापक थे उस समय, नामवर जी, केदार जी, मैनेजर पांडे, ये सब एक सर्टेन स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करते थे, और टर्म पेपर काफी सावधानी से और मेहनत से हम लोगों को लिखने होते थे। तो उससे वो आदत पड़ी। और कबीर पर मैंने एक टर्म पेपर लिखा था प्रोफेसर सावित्री चंद्र शोभा के लिए। वो मैंने अपने उस समय जो मित्र थे, वरिष्ठ मित्र अनिल राजिम वाले, उनको पढ़वाया तो उन्हें इतना अच्छा लगा। वो एक पत्रिका निकालते थे, उस समय संपादक थे उसके, मार्क्सिस्ट मिसेलेनी। तो वो एमए के लिए लिखा गया टर्म पेपर उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसका अंग्रेजी में तर्जुमा करा के, और उस तर्जुमे में हमारे वरिष्ठ मित्र मोहन श्रोत्रिय ने बड़ी सहायता की थी, उसको करके उन्होंने मार्क्सिस्ट मिसेलेनी में छापा। और तभी मैंने तय कर दिया था कि मैं रिसर्च आगे चल के कबीर पर करूंगा। तो इस तरह कविता वगैरह लिखता रहा, और ये सब लिखता रहा। 1980 में प्रगतिशील लेखक संघ का जो सम्मेलन जयपुर में हुआ था, वहाँ मैं था, और मैंने एक किसी बहस में हस्तक्षेप किया। वो ज्ञान भाई को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने आग्रह करके लिखवा लिया, और पहले में उसको छापा। उसके बाद ग्वालियर प्रगतिशील लेखक संघ ने परसाई जी पर एक कार्यक्रम किया था, उसमें मुझे बुलाया गया था। तो वहाँ बड़ा अच्छा रहा, और कुछ वरिष्ठ मित्रों से बहस भी हुई, नोक-झोंक भी हुई, लेकिन लोगों को मेरा इंटरवेंशन वगैरह बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मेरे कवि की ट्रेजेडी शुरू हो गई। मैं कविता भेजता था, संपादक लोग कहते थे कि लेख भेजो, आलोचना भेजो। और धीरे धीरे फिर वो कविता पीछे छूटती गई, और आलोचना लिखने लगा मैं, और सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी लिखने का तो स्वभाव था ही, वो भी चलता रहा। सन 84 में जब इंदिरा जी की हत्या के बाद चुनाव हुए और राजीव गांधी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की, तो बहुत से लोगों को ये लगता था कि वो सहानुभूति का वोट है। मैं इससे ना तब सहमत था और ना अब सहमत। तो मैंने एक लेख लिखा, और वो नवभारत टाइम्स में भेज दिया, बिना किसी उम्मीद के कि छपेगा, ऐसी कोई उम्मीद मुझे नहीं थी। उस लेख में आर्गुमेंट ये था कि ये जीत असल में भारत की एकता को एम्फेसाइज करने की जीत है। कांग्रेस ने इसमें इशू जो है आनंदपुर साहब रिवॉल्यूशन वर्सेस इंडियन यूनिटी बनाया है, और इसलिए कांग्रेस को ये जबरदस्त जीत हासिल हुई है। वो लेख राजेंद्र माथुर को, स्वर्गीय राजेंद्र माथुर को बेहद पसंद आया। उन्होंने 2 या 3 दिन के भीतर भीतर उसको छाप दिया, मेरे कॉलेज में फोन करके मुझे बुलाया, और उसके बाद से मैं नवभारत टाइम्स का लगभग नियमित लेखक बन गया। तो फिर वो एक तरफ राजनीतिक सामाजिक विषयों पर, तात्कालिक विषयों पर लेखन, अखबारी लेखन, यानी अखबारी लेखन वैसा नहीं जैसा आजकल होता है, उस समय अखबारी लेखन के भी अपने प्रतिमान थे। राजेंद्र माथुर और प्रभात जोशी जैसे संपादकों के प्रतिमानों पर खरा उतर कर लिखना कोई बहुत आसान काम नहीं था। और उसके साथ साथ साहित्यिक लेखन, लेकिन इस चक्कर में
कविता लिखना धीरे धीरे कम हो गया, छूटा तो अभी तक नहीं है, लेकिन अब मैंने ये नियति स्वीकार कर ली है कि जनता मुझे कभी कभी मानेगी नहीं, तो मैं कभी कभार कविताएं अभी भी लिखता हूँ, कई बार छपवा भी देता हूँ, लोगों को अच्छी भी लग जाती हैं, लेकिन अब अधिकांश मैं कविताएं लिखता हूँ तो मेरी डायरी रख देती है। इधर 2000 कहानियां भी मैं लिखता था, कॉलेज के दिनों में कहानियां भी लिखी थी, और वो भी कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की और इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में उन्हें भी पुरस्कार वगैरह मिले थे। 2012-13 में मैंने शायद इस समय, हाँ 12 में ही शायद, 2011 या 12, तो वो इस दौर में मतलब थोड़ा अलग ढंग से सीरियसली जो लिखने की कोशिश की, तो पहली कहानी लिखी थी चैन चुई, जिसे तुम्हें याद होगा स्वयं प्रकाश जी ने छापा था वसुधा में। हाँ, वसुधा में चैन चुई कहानी स्वयं प्रकाश जी ने छापी थी। उसके बाद 3-4 कहानियां लिखी, फिर नाकोवस कहानी लिखी, तो नाकोवस कहानी कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगी, कुछ को बहुत बुरी लगी। एक सज्जन ने कहा ये तो कहानी है ही नहीं, तो फिर वो अशोक पांडे हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक बड़ा जोरदार उसके डिफेंस में कही है या जैसे भी एक अच्छा लेख लिखा नाकोवस पर। कुछ लोगों ने नाकोवस की पूरी पूरी निंदा भी की, कहा कहानी ही नहीं है। मैंने कहा कहानी नहीं है तो इसको उपन्यास बना देते, और इस तरह जो है वो नाकोवस उपन्यास लिखा गया। तो यही है, अब कुछ कहानियां और एक उपन्यास, और बाकी आलोचना का काम, आलोचना नहीं कहना चाहिए उसे, क्योंकि समकालीन साहित्य पर तो लिखना इस समय मेरा लगभग छूट गया है, बिल्कुल नहीं लिख पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, जैसे आप साहित्य में वैसे सभी समकालीन होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कबीर या तुलसीदास हमारे समकालीन नहीं है या निराला समकालीन नहीं है, तो उस अर्थ में तो मैं लिखता हूँ समकालीनों पर और लगातार लिख ही रहा हूँ। यही जी, है, इतना इसी तरह शुरू हुआ। आपने जी, 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 आपने नाकोहस का ज़िक्र किया, मैं बीच में कुछ सवाल है लेकिन मैं पहले एक बार नाकोहस पर ही आ जाता हूँ क्योंकि उसको लेकर 2-3 सवाल हैं। सुंदर शर्मा जी ने एक सवाल पूछा है कि नाकोहस मूलतः कहानी के रूप में लिखा गया था। मुझे लगता है आपके पाठक रहे हैं, आप पढ़ते रहे हैं, इस वजह से ये पूछ रहे हैं। फिर आपने इसी को उपन्यास के रूप में विकसित किया, इसके क्या कारण थे? ये देखिए, वो जो कारण मैंने अभी बताया मजाक में, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जब उस जी, कहानी की बात हुई और थोड़ी गंभीर बात भी हुई, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोगों ने उस पर गंभीरता से विचार किया, तो मैंने रियलाइज किया कि असल में नाकोहस कहानी हमारे समय की एक केंद्रीय समस्या को एड्रेस करने वाली कहानी है। इस बात को अच्छी तरह समझने, जैसे मैंने एक सवाल के जवाब में राजपाल के पेज पर लिखा भी है आज ही, नाकोहस सांप्रदायिकता के बारे में उपन्यास नहीं है। वो नाकोहस हिंदू सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिकता, फला ढिमका, इसके बारे में नहीं है। नाकोहस उस माइंडसेट के बारे में है, और नाकोहस ये मानता है कि वो माइंडसेट एकाएक नहीं बन रहा है, वो बनाया जा रहा है, जिसमें आप बुद्धि, तर्क, संवेदनशीलता सबसे फारिग होकर के केवल और केवल अपनी भावनाओं के आवेश में बहे चले जा रहे हैं। हर्ट सेंटीमेंट के नाम पर इस देश में कोई भी तमाशा आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं, और यह सिलसिला कोई आज का नहीं है। नाकोहस उपन्यास में संकेत हैं उन 2-3 घटनाओं के, जब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सलमान रुश्दी को नहीं आने दिया गया, जब तस्लीमा नसरीन को कहा गया था कि घुटनों के बल गिर के आपको माफी मांगनी चाहिए, और ये कहने वाले सज्जन एक बड़े भारी सेकुलर नेता थे। और इस तरह की कई घटनाओं का उसमें संकेत है, जब पुणे में भंडारकर इंस्टीट्यूट पर हमला कर दिया गया था, और वो करने वाले जो हैं वो बहुत सारे लोगों के हिसाब से जो बाई डेफिनेशन प्रगतिशील होते हैं, अर्थात ओबीसी तबके के लोग थे। तो इस तरह की विडंबनाओं पर वो उपन्यास फोकस करता है, नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटीमेंट्स, और एक फैंटेसी की कल्पना करता है, एक फैंटेसी करता है कि एक नाकोहस ऑलरेडी बन चुका है, और जब उस उपन्यास के पात्र नाकोहस के गिरगिट से कहते हैं कि कब बन गया, हमें तो खबर ही नहीं लगी, तो वो कहता है कि नाकोहस को खबर में होने की जरूरत नहीं है। वो पात्र कहता है पल्लव कि जी, नाकोहस को खबर में होने की जरूरत नहीं है, नाकोहस को वातावरण में होना है, और वो है, और वो वास्तविकता है। आप भी महसूस करते होंगे, मैं तो नियमित रूप से करता हूँ, कहीं भी बोले आप, कहीं भी लिखें, तो डर लगता है एक तरह का कि यार इससे किसी की भावनाएं ना आहत हो जाए, इस पर मतलब जी, हाथापाई जी, की जी। नौबत ना आ जाए। तो नाकोहस कहानी को उपन्यास में बदलने की वजह ये थी कि मुझे लगा कि इसको थोड़े विस्तृत ट्रीटमेंट की जरूरत है।
और इसमें जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं उनको भी थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और अब मैं आपके जरिए अपने पाठकों को बताऊं कि अभी एक आध एकेडमिक काम जो हाथ में है उससे फारिग होकर या उसके लगभग समानांतर मैं नाको हंस का सीक्वल लिखने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। नाको हंस का अगला अंक जिसे कहते हैं वो अब आपके सामने जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो समस्या नाको हंस हर्ट सेंटिमेंट्स की समस्या जिस पूरे सोशल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में है, और ये केवल भारत की बात नहीं है, नाको हंस में उपन्यास में भी केवल भारत की घटनाओं के ऊपर टिप्पणियां नहीं है, उसमें और चीजों पर भी टिप्पणियां हैं या उनके संकेत हैं। तो एक सीक्वल इसका कि वो जो पूरा एक दुनिया भर में एक तरह का एक इमोशनल एनवायरनमेंट बना हुआ है उसको एक्सप्लोर करने की, तो इसलिए वो नाको हंस कहानी से उपन्यास में यूं बनता। जी जी, बढ़िया। कुछ सवाल नाको हंस पर और एक दो सवाल है, वो मैं बाद में लूंगा। पहले कुछ पुरानी किताबों पर सवाल है। एक सुशील वर्मा जी का सवाल है जी कि आपकी एक किताब 1995 में आई थी, संस्कृति, वर्चस्व एवं प्रतिरोध। क्या राइट। यह मानना चाहिए कि इस किताब को लिखने के पीछे 1992 की वो प्रसिद्ध घटना है जिसमें बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था? उस किताब के कुछ हिस्सों के पीछे, क्योंकि वो किताब असल में किताब की तरह लिखी गई किताब नहीं है, वो लेखों का संकलन है। और उसमें जहां तक मुझे याद है निश्चित रूप से एक दो लेख ऐसे हैं जो 1992 के पहले भी लिखे गए हैं। वो किताब असल में जैसा कि नाम से ही जाहिर है, और उस किताब में मैंने लिखा भी और मैं अभी भी मानता हूं कि हम भारत में पिछले 25-30 साल से, और भारत में क्या अब तो धीरे धीरे दुनिया के स्तर पर ये बात कही जा सकती है, एक तरह के मंथन से गुजर रहे हैं जिसमें जो कल्चरल हेगेमनी की ताकतें हैं उन्हें एक निरंतर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। उस रेजिस्टेंस के अपने अंतर विरोध हैं, अपनी समस्याएं हैं जिन पर वो किताब टिप्पणी करती है यदा कदा। तो वो किताब केवल सन 92 की घटनाओं पर प्रतिक्रिया के तौर पर नहीं लिखी गई। जैसा मैंने आपसे कहा कि उसमें निश्चित रूप से दो एक लेख ऐसे हैं जो 92 के पहले ही लिखे गए। वो किताब, जैसे एक लेख है उसमें सूरज सावरकर और द्रौपदी, वो मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया। उस किताब के दो महत्वपूर्ण लेख मूलतः अंग्रेजी में लिखे गए। एक जी जो उसमें है स्लोगन एज ए मेटाफर ऑफ कल्चरल इंटेरोगेशन, कण कण में व्यापे हैं राम, वो जी जी ऑक्सफोर्ड लिटरेरी रिव्यू के आग्रह पे लिखा गया था और उसका फिर हिंदी अनुवाद इसमें मैंने लगाया है। और इसी तरह सूरज सावरकर एंड द्रौपदी, उसमें जो आज की स्थितियां हैं उनके लिहाज से भी आप देखें या वैसे भी, रेप एज अ पॉलिटिकल वेपन, सबक सिखाने के जरिए के रूप में, राजनीतिक कार्रवाई के एक उपकरण के तौर पर रेप, ये क्या है, कैसे है, किस तरह एक खास वर्ल्ड व्यू में इसको एक जगह मिली है, ये सब चीजें हैं। इसलिए जाहिर है कि वो घटनाक्रम हम सबके दिमाग पर उस समय बहुत हावी था। और सन 92 में जो हुआ वो उसका सिलसिला सन 83 की दिल्ली में विश्व हिंदू सम्मेलन की मीटिंग से शुरू होता है, विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग से शुरू होता है। तो उस किताब पर उन चीजों का असर तो है ही, और वो सारे निबंध उस बदलते हुए वक्त को एड्रेस करते हुए लिखे गए। जी। एक सवाल है वंदना शर्मा का। वो पूछ रही हैं कि विचार का अनंत और तीसरा रुख, ये आपकी दोनों जो किताबें हैं इनमें साहित्य की आलोचना से अधिक विचार का विमर्श देखने को मिलता है। आपने इन पुस्तकों के पीछे क्या असल में कोई और भी बातें थी? बिना विचार का अनंत और तीसरा रुख। बिना विचार के साहित्य होता है क्या? ठीक बात है। संभवतः वंदना जी का आशय यह है कि उसमें साहित्यिक रचनाओं पर टीका टिप्पणियां नहीं है। जी 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 हालांकि जी तीसरा रुख में एक दो पर है। तीसरा रुख में मुझे याद है कि तीसरा रुख का पहला ही निबंध जो है वो है इतनी नाम की जुगलबंदी के खिलाफ, और वो उस समय की जो समकालीन कविता और उसकी आलोचना है उस पर कुछ टिप्पणियां उस निबंध में है कि जो उस समय की कविता और आलोचना से मेरी असंतुष्टियां थी या जो संतुष्टियां थी जो भी था उसमें वो है। लेकिन बाकी उसमें मिसाल के तौर पर माइकल जैक्सन पर एक निबंध है तीसरा रुख में, इसी तरह के और भी निबंध उसमें हैं। तो मैं ये मानता हूं
और विचार का अनंत में मुझे याद है कि एक निबंध है जिसका शीर्षक ही है साहित्य क्या है। साहित्य की परिभाषा से जूझने की कोशिश है उस निबंध में। इसी तरह उसमें एक निबंध है जो एमएफ हुसैन के काम को लेकर जो विवाद खड़ा किया गया था, उस पर है वो निबंध। एक और निबंध है उसमें जिसे मैं मानता हूं कि बुनियादी तौर से साहित्य की महिमा का रेखांकन करने वाला वो निबंध है, और उस निबंध का शीर्षक गालिब के एक मिसरे से है, ये मसाइल तसव्वुफ और ये बयां तेरा। तो दोनों किताबें, खास करके विचार का अनंत, मैं विचार का अनंत को एक तरह से पल्लव अपना बेसिक स्टेटमेंट मानता हूं। मैंने अकत कहानी प्रेम की भूमिका में लिखा भी है कि जी यहाँ जो बातें मैं कह रहा हूं वो सूत्र रूप में विचार का अनंत में कह चुका हूं, और इस किताब में उनमें से कुछ सूत्रों का मैं विस्तार कर रहा हूं। कुछ नई बातें हैं लेकिन जो बेसिक जी सूत्र हैं उनका मैं विस्तार कर रहा हूं इसमें। तो इस लिहाज से विचार का अनंत अभी तक की जो मेरी किताबें हैं, अभी तक का जो मेरा काम है, एक तरह से कह सकते हैं कि विचार का अनंत मेरे काम का बेसिक स्टेटमेंट है। और जहां तक जिस तरह की साहित्यिक आलोचना की अपेक्षा लोग करते हैं, जैसा मैंने आपसे बताया कि वो शुरू में मैंने लिखी थी और कई लेख मेरे विभिन्न कवियों पर, लेखकों पर छपे थे, लेकिन फ्रैंकली पिछले 15-20 साल से उसमें मेरी रुचि अब समाप्त हो चुकी है। अब जैसे एक जमाने में मैंने शमशेर जी पर एक लेख लिखा था, वो मैंने कहीं किसी किताब में संकलित तक नहीं, वो किया अनकिया में संकलित है, वो जो ओम थानवी और आनंद पांडे ने जो मेरे प्रतिनिधि लेखन का संकलन तैयार किया है उसमें है वो। इसी तरह भगवत रावत पर एक लेख लिखा था, परसाई जी पर लिखा था, तो वो उसमें है किया अनकिया में। लेकिन ये सही है कि पिछले 15-20 बरस से मेरी रुचि साहित्यिक रचनाओं पर लिखने में कमतर होती चली गई। साहित्य के जो मूलभूत प्रश्न हैं, जिनको मैं विचार और संस्कृति के प्रश्नों से काटकर नहीं देख सकता, उन पर मैं लगातार लिखता रहूं, अभी भी लिख रहा हूं और लिखता रहूंगा। मेरा क्षेत्र वही है, मेरा क्षेत्र मूलतः जैसे कहते हैं विचार, जी वही है। अब मिसाल के तौर पर जो मेरी किताब है पद्मावत एन एपिक लव स्टोरी, जी जी वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासिक साहित्यिक रचना पर लिखी गई किताब है, और साथ ही वो समकालीन वैचारिक संकटों के बारे में लिखी गई किताब भी है। जी ठीक बात है। अगला सवाल, आपकी एक और किताब है निज ब्रह्म विचार। जी इस किताब से संबंधित है। शायद आप ये सवाल फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया था, आपने देखा होगा। डॉक्टर ललित श्रीमाली का सवाल है। देखा है मैंने। उन्होंने लिखा, इस पुस्तक के बारे में कुछ बताएं और धर्मेतर अध्यात्म क्या है, इस पर भी कुछ बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। निज ब्रह्म विचार दुर्भाग्य से एक उपेक्षित पुस्तक है, लेकिन अगेन मुझे वो बहुत महत्वपूर्ण किताब अपने खुद के ग्रोथ को समझने के लिए लगती है। और वो असल में जनसत्ता में लिखे गए लेखों का संग्रह है। जनसत्ता में जी जी, ये कॉलम आपका नियमित आता था। मुखामुखम नाम से कॉलम आता था, कुछ महीने आया, और उस समय वो ओम थानवी जी तो संपादक थे ही, और मेरे ख्याल से एडिट पेज के इंचार्ज उस समय अशोक या क्या नाम था उनका, तुम्हें याद होगा, राजस्थान के अशोक शास्त्री। अशोक अशोक शास्त्री। तो उस किताब को एक तरह से लिखवाने का श्रेय इन लोगों को जाता है, ओम थानवी को और अशोक शास्त्री को। तो वो उस जनसत्ता में लिखे गए लेखों का संग्रह है किताब। और वो कुछ ऐसी स्थिति बनी, शुरू में एक दो लेख मैंने, सबसे पहला लेख मेरा ख्याल है उसमें मैंने जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा था, फिर गांधी के बारे में कुछ लिखा, फिर कुछ ऐसा बनता चला गया कि वो लेखों पर काफी प्रतिक्रियाएं हुई, लोगों को अच्छे लगे, कुछ को बुरे भी लगे, काफी उस पर बहस हुई जनसत्ता के कॉलम्स में, और उस बहस से टकराते टकराते ये किताब धीरे धीरे बनती चली गई। यानी वो लेखों का सिलसिला चलता रहा, और उसमें बहुत सारे लेख ऐसे भी थे जो मैंने निज ब्रह्म विचार में नहीं लिए, वो बाद में एक अलग निबंध संकलन में लिए गए, स्कॉलर्स की छांव में, जो बाद में छपा। तो जहां तक निज ब्रह्म विचार का सवाल है, वो जाहिर है कि ये टुकड़ा कबीर से लिया गया है। तुम जिन जानो ये गीत है, ये तो निज ब्रह्म विचार है। उस किताब में मैंने संकेत करने की कोशिश की है, और फिर अकत कहानी प्रेम की में उसको विस्तार से आर्ग्यू किया है कि कबीर और उनके जैसे जो दूसरे साधक हैं भक्ति में और भक्ति परंपरा के बाहर भी कुछ जगहों पर,
वो असल में इस बुनियादी सवाल से जूझ रहे हैं कि धर्म के बाहर अध्यात्म की कोई कल्पना संभव है या नहीं। मेरी ये मान्यता है, जो निज ब्रह्म विचार में है और उसके बाद अकत कहानी प्रेम की मैं थोड़े विस्तार से है, कि धर्म की जो ताकत है, धर्म की जो जकड़ है मनुष्य की चेतना पर, और 19वीं सदी में बहुत से लोगों को लगने लगा था कि धर्म का जमाना अब गया, विज्ञान का जमाना आ गया है। एंगल्स ने बहुत उत्साह से ये बात लिखी थी, और 20वीं सदी के मध्य तक लोग मानते थे कि अब धर्म वर्म सब चला गया। लेकिन लगभग 1980 के आसपास से धर्म की जो वापसी दुनिया भर में हुई है, और धर्म के शुभ रूपों में कम और आक्रामक रूपों में अधिक, वो बिल्कुल। विचार हुई है। यानी स्थिति यह है, मैं उस किताब का टाइटल कभी भूल नहीं सकता, उसका मैंने उद्धरण भी दिया है निज ब्रह्म विचार में भी। हमारे मित्र हैं मार्क यूर्गेंस मेयर, मूलतः भक्ति के स्कॉलर हैं, लेकिन उन्होंने टेररिज्म पर एक किताब लिखी है 9/11 के पहले, और उस किताब का शीर्षक है टेरर इन द माइंड ऑफ गॉड, परमात्मा के मानस में आतंक। यानी हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें परमात्मा के मानस में आतंक स्थापित हुआ। कमाल की किताब है, आप लोगों को पढ़नी चाहिए। तो निज ब्रह्म विचार जब धर्मेतर अध्यात्म की बात करती है, जब मैं उसमें उस बात को एक्सप्लोर करता हूँ और आगे डेवलप करता हूँ, तो मुझे लगता है कि धर्म के जो पहलू हैं, धर्म के जो फैक्टर्स हैं, जैसे एक सोशल कोड, उसका विकल्प धर्म के बाहर खोजा गया है। पावर स्ट्रक्चर, उसका भी विकल्प धर्म के बाहर खोजा गया है, सेकुलर पावर स्ट्रक्चर्स हैं। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, उसके भी विकल्प धर्म के बाहर हैं, खोजे गए हैं। लेकिन एक चीज का कोई विकल्प धर्म के बाहर नहीं खोजा, और वो है स्पिरिचुअलिटी। असल में इसी को लेकर के बहस उसमें हुई थी जनसत्ता के कॉलम्स में। कुछ लोगों को स्पिरिचुअलिटी कुल मिला के बकवास चीज लगती है, ऐसा है नहीं। मैंने एक सज्जन को जवाब देते हुए उसमें लिखा था, जनसत्ता के वो लेख उसमें है भी निज ब्रह्म विचार में, कि वैसे तो मूंदा हूं आंख कताऊं कछु नहीं हूं। आप आंख मूंद लीजिए तो फिर कुछ दिखेगा ही नहीं, इसलिए आप मूंद लीजिए आंख स्पिरिचुअलिटी के फैक्टर से। लेकिन आप उसे स्पिरिचुअलिटी कहिए, स्पिरिचुअलिटी शब्द से ऐतराज है तो कुछ और कहिए। लेकिन इस बात को कृपया ध्यान से समझें, मनुष्य चूंकि एक रैशनल प्राणी है, इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में सैक्रेड स्पेस की बहुत जरूरत है। और वो सैक्रेड स्पेस स्पिरिचुअलिटी का स्पेस होता है, जो अभी तक जिसे प्रोवाइड करने का एकाधिकार जैसे धर्म का है। इसलिए मेरी जिज्ञासा और मेरी खोज यह है कि धर्म के बाहर अध्यात्म की कोई पॉसिबिलिटी बनती है क्या। तो यही धर्मेतर अध्यात्म है। इसके बारे में जो आप पूछ रहे थे, मुझे यही कहना। अब आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, पल्लव, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी, जी, ये क्षमा करें, मैं अभी अब मेरा ख्याल है अब आ जाएगी। हाँ, अब आ रही है। एक सवाल है कामेश्वर प्रसाद सिंह का, और वो पूछ रहे हैं आपके निबंधों के बारे में। उन्होंने पूछा है कि निबंध लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? आपकी किताब स्कॉलरीज की छाँव में को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगता है कि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की याद दिलाती है। इसके बारे में कुछ बताएं। कामेश्वर जी का धन्यवाद, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जाहिर है कि बहुत सारे लोगों की तरह मेरे भी प्रिय निबंध लेखक हैं, और अगर मेरे स्कॉलर्स की छांव में लिखे गए निबंध पंडित जी के निबंधों की याद दिलाते हैं तो ये मेरा सौभाग्य। और प्रेरणा, जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रेरणा वगैरह नहीं जानता मैं, वो सारे निबंध उसी कॉलम के लिए लिखे गए, मुखामुखम के लिए, इक्का दुक्का कुछ हो के। चूंकि उसमें मुझे ये छूट थी कि मैं जिस विषय पे चाहूं लिखूं, तो जो चीज जब मुझे अपील करती थी, 15 दिन में एक बार कॉलम लिखना होता था, तो जब जो चीज किसी भी वजह से अपील करती थी तो उस पर मैं लिखता था। जैसे उसमें एक निबंध है, शायद स्कॉलर्स की छांव में ये, हाँ, उसमें एक निबंध है जिसका शीर्षक है चीता भी पीता है। जी है। और वो जाहिर है कि पीता है का क्या मतलब है, आप लोग समझ ही सकते हैं। जी। ये पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक का विज्ञापन कैच लाइन है। लेकिन मैंने एक दिन देखा किसी ट्रक पर लिखा हुआ चीता भी पीता है, और वो ट्रक पोइट्री बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उस पर गंभीरता से काम नहीं हुआ है, ट्रक पोइट्री और ट्रक पेंटिंग।
तो उस ट्रक पेंटिंग में चीता भी पीता है को एक सर्वथा नए संदर्भ में रख दिया गया था। वो देख के मुझे बहुत मजा आया। मैं सुमन को शायद उनका ऑफिस ड्रॉप करके वापस आ रहा था, आगे आगे वो ट्रक जा रहा था, पीछे मैं था अपने टू व्हीलर पर, तो मैंने वो देखा और उस दिन वो निबंध मैंने लिखा, चीता भी पीता है। इसी तरह ये जो स्कॉलरिस की छांव वाला निबंध है, असल में कामेश्वर जी प्रेरणा किसी पर्टिकुलर निबंध की तो बता सकता हूँ, लेकिन एक या प्रेरणा क्या उसकी सेटिंग बता सकता हूँ। जैसे स्कॉलर्स की छांव में ही लिखा हुआ है, आईआईसी में एक लेक्चर सुन रहा था और बोर हो रहा था बुरी तरह से, तो उठ के बाहर आके खड़ा हो गया, तो वो लेक्चर हॉल के बाहर स्कॉलर्स का पेड़ लगा हुआ है और उसमें उसके बारे में कुछ जानकारियां लिखी हुई है। तो वहीं से मुझे वो लगा कि इसको कुछ रिफ्लेक्ट किया जाए। तो यही है, यानी कोई ऐसा नहीं कि किसी एजेंडा के तहत वो निबंध लिखे गए हैं, लेकिन ये जरूर है कि कई चीजें ऐसी होती हैं और दुर्भाग्य से हिंदी में अब वो चलन जैसे समाप्त सा हो रहा है। कई चीजें ऐसी होती हैं, कई मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ना आप कहानी में कैप्चर कर सकते हैं, ना कविता में, ना उपन्यास में, और साहित्यिक आलोचना में भी नहीं। तब लगता है कि वो एक, जिसको पर्सनल एस्से अंग्रेजी में कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में निबंध कहते हैं, तो जी जी पर्सनल एस्से का वो जो स्पेस है, वो मुझे कई बार लगता है कि वो मेरे लिए बड़ा सूटेबल है और मैं कई बार उसमें जाता हूँ। तो इसी तरह वो निबंध लिखे। हमारे कॉलेज के एक विद्यार्थी हैं सर, श्वेतांशु शेखर। जी। उन्होंने आपके यात्रा वृत्तांत वाली किताब पर सवाल किया है और उन्होंने पूछा है, हिंदी सराय अस्त्राखान वाया येरेवान आपका यात्रा वृत्तांत, आपके यात्रा वृत्तांतों की किताब है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हिंदी में कथेतर के इस नए दौर में आपको यात्रा वृत्तांत लिखने की मूल प्रेरणा यह थी कि आप भी एक पुस्तक लिखें, अथवा अपने काम के सिलसिले में स्वतः ही यह पुस्तक बनती गई? क्या नाम बताया आपने नौजवान का? श्वेतांशु शेखर। हाँ, तो उनको शेखर जी से एक निवेदन तो मैं ये करूंगा कि मैं चालू फैशन के हिसाब से कुछ नहीं लिखता। जी। मैंने चूंकि इस समय कथेतर का दौर चल पड़ा है तो मैं कथेतर लिखने लगूंगा, ऐसा मैं कभी नहीं करता। और जैसा कि अभी पिछले सवाल के जवाब में मैंने कहा, मुझे निबंध लिखना जरूरी लगा, मैंने निबंध लिखे। कबीर वाला काम तो जैसा कि वो नामवर जी का अमर वाक्य है कि पुरुषोत्तम ने ये किताब लिखने में केवल 32 साल लगाए हैं। सन 77 से जो काम शुरू हुआ वो 32 साल बाद जाकर के प्रकाशित हुआ, पूरा हुआ। तो सिर्फ इसलिए कि आजकल लोग ऐसा लिख रहे हैं तो मैं भी लिखने लगूं, सौभाग्य से इस बीमारी से मैं मुक्त हूं। मैं जो करता हूं वो अपनी समझ से, अपनी जरूरत के मुताबिक करता हूं। अगर शेखर जी याद करें तो हिंदी सराय की भूमिका में ही मैंने लिखा है कि ये ट्रेवेलॉग बल्कि थॉट लॉग। लॉग हम सब जानते हैं, लॉग असल में उस पुस्तिका को कहते हैं जिसमें नाविक लोग कुछ नोट्स लिया करते थे, वहीं से ट्रेवलॉग और इस तरह के शब्द बने हैं। ये थॉट लॉग शब्द मैंने गढ़ा क्योंकि मैं अस्त्राखान, मुझे जाना था, येरेवान जाने का मौका मिला, उस मौके को मैंने इसमें इस्तेमाल कर दिया कि मैं अस्त्राखान भी चला गया। और उसका कारण ये था कि सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इंडिया में और उसके बाद अन्य पुस्तकों में मुझे ये जानकारी मिली कि अस्त्राखान में 16वीं सदी से लेकर 18वीं बल्कि 19वीं सदी के आरंभ तक भारतीय व्यापारी बसे हुए और उनका आना जाना जारी रहता था, राजस्थान, मुल्तान, सिंध और गुजरात। कॉमन सेंस ये बनाया गया है और जिसमें प्रगतिशील लोग भी बड़े उत्साह से शामिल हैं कि साहब हिंदू तो समुद्र पार करते ही नहीं थे, हिंदुओं के लिए समुद्र पार करना बड़ा भारी टैबू था, जो कि बकवास है। मैं शुद्ध शब्द का प्रयोग करूं, जो कॉलोनियल माइंडसेट का क्रिएट किया हुआ अंधविश्वास है जिसे हमें से बहुत सारे लोग मानते चले गए। और मैं प्राचीन भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राचीन भारत में जाते थे उसके बाद नहीं जाते थे। इसीलिए मेरी अस्त्राखान में दिलचस्पी हुई कि ये तो 15वीं 16वीं सदी से लेके 18वीं 19वीं सदी तक, और ये जवाहरलाल जी ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि वहां हिंदी सराय है, तो उसको मुझे खोजना था, उसके बारे में कुछ करना था। संयोग ऐसा हुआ कि येरेवान में दुनिया भर के संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की एक बैठक हुई जिसमें भारत से जाने के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया। चेयरमैन साहब ने और सज्जनों से पूछा तो और सज्जनों ने कहा छोड़िए, अब येरेवान कौन जाएगा, आर्मीनिया कौन जाएगा,
कनाडा वनाडा का सीन होता तो सोचते। तो मैंने चेयरमैन साहब से कहा कि सर जी मैं जाऊंगा, मुझे यहीं जाना है, बाकी आपको जहां जिसको भेजना है भेज दीजिए, मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो मैं गया हूँ। तो वो जब मैंने खुद येरेवान में कुछ चीजें देखी जो उसमें हैं, फिर मैं अस्त्राखान पहुंचा, तो मुझे लगा कि इसको एक रिपोर्ट के तौर पर जब लिखा जाए तो ये केवल एक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि वहां बहुत से रोचक अनुभव हुए, लोगों से मुलाकातें हुई और उन चीजों के बारे में जानते जानते कुछ बड़ी अजीब से एहसास हुए, अजीब सी फीलिंग्स हुई। जैसे वो भवन आज तक मौजूद है असरा खान में, जिस पर लिखा हुआ है हिंदी सराय। वहां के आर्चाइव्स में वो चीजें, वो रिपोर्ट्स मौजूद है जिनमें बताया गया है कि ये जो हैं गो पूजक, काऊ वर्शिपर्स, ये अपनी पूजा कैसे करते हैं। उस पूजा के चित्र मौजूद हैं। और आप राजस्थान के, आप समझेंगे, ठाकुर द्वारा को ताकुर द्वारा, शालीग्राम को सैलेग्राम, हनुमान को हैनमैन, ये सब विवरण है उसमें, डिटेल्स हैं। फिर वहां जो कुछ लोकल रीत रिवाज और वोल्गा का महत्व। और सच तो यह है पल्लव कि ये किताब एक ट्रेवेलॉग के रूप में लिखी जाएगी। ये फैसला उसी वक्त हो गया था जब अस्त्रा खान में अपने होटल के कमरे की खिड़की से मैंने वोल्गा को देखा। रात का समय था, एकदम अंधेरा था, लेकिन वोल्गा बहुत बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र जैसा नद है वो, और उसमें एक बड़ा सा स्टीमर खड़ा हुआ। तो उस अंधेरे में केवल उस स्टीमर की बत्तियां जो हैं वो टिमटिमा रही थी। वो फोटो मैंने खींचा है अपने मोबाइल फोन से, और जैसा भी आया है वो उसमें किताब में है ही। जी। वो देख करके बस मुझे लगा कि ये केवल एक एकेडमिक किस्म का काम नहीं हो सकता, इसको तो थोड़ा सा अलग ढंग से लिखा है। ठीक उसी बात। समय मैंने तय किया कि इस किताब को इस तरह लिखूंगा। तो ये हिंदी सराय वाया अस्त्र खान, हिंदी सराय अस्त्र खान वाया येरेवान किताब एक ट्रेवेलॉग बनी। इसके पीछे वोल्गा मैया की प्रेरणा है, ऐसा कहा जा सकता है। अच्छा, आपने बढ़िया बात बताई। सौभाग्य से उस किताब को पढ़ने का मुझे भी अवसर मिला था और वो मुझे बहुत पसंद आई थी वो किताब। आप शायद, आपकी नज़र से गुजरी हो असगर साहब, जिनका अभी इस बातचीत से पहले आप ज़िक्र कर रहे थे। मैंने कंटेम्परेरी 2 ऐसी किताबें देखी जिनमें असरा खान का ज़िक्र आया है। एक आपकी किताब और एक असगर साहब की यात्रा वृत्तांतों की हाँ, किताब। हाँ, आई नो। जी, तो अच्छी बात है कि हमारे, और ये भी, ये रूढ़ी तोड़ा जाना भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ही बारे में कुछ ऐसे मिथक और धारणाएँ बना लेते हैं कि हमारे पूर्वज कहीं नहीं जाते थे और तो कुछ नहीं पढ़िए करते आप थे, ये हिंदी गलत समाज अस्त्र खान वाया येरेवान पढ़िए, ऐसी बहुत सारी रूढ़ियां उसमें टूटेंगी और प्रमाण सहित टूटेंगी। मैं बिना प्रमाण के कुछ कहता नहीं, कुछ लिखता नहीं। उसमें सही अस्त्र बात। खान आर्काइव से मैंने उद्धरण दिए हैं, लंबे लंबे कोटेशन दिए हैं अनुवाद करके। रूसी में थे वो सब, एक मित्र की सहायता से मैंने उन्हें पढ़ा, उनको हिंदी में लिया, और वो सब मैंने उसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं। बिल्कुल। एक सवाल है प्रेमलता डोगरा जी का। आपने हालाँकि इस उनके सवाल का एक छोटा-सा उत्तर वहाँ फ़ेसबुक पर दे दिया था, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। आपने अपने उपन्यास नाकोहस पर हिंदू कट्टरपंथियों पर जबरदस्त और सटीक चोट की है, पर अन्य धर्मों में जनता को गुमराह करके अपनी दुकान चलाने वाले धर्म के तथाकथित ठेकेदारों के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों? इस सवाल का जो उत्तर मैंने वहां दिया है उसी से शुरू करता हूँ। कृष्ण जी। कप्ता ने उपन्यास पढ़ा नहीं, और बिना पढ़े सवाल करना अच्छी आदत नहीं है। अगर उन्होंने उपन्यास पढ़ा होता तो ये सवाल करती नहीं, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि उपन्यास, मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, उपन्यास सांप्रदायिकता के बारे में सच नहीं है। उपन्यास एक व्यापकतर समस्या के बारे में है, और उस व्यापकतर समस्या के प्रसंग में भावनाओं की, आहत भावनाओं की राजनीति करने वाले जो भी पहलू मुझे उस समय महत्वपूर्ण लगे हैं, उन सब पर उसमें टिप्पणी है। उपन्यास के शुरू में ही शार्ली हेब्दो की घटना याद की गई है, और उस तरह की घटना को जो लोग जस्टिफाई करते हैं, तर्क उसमें मजाक के साथ, सरकाज्म के साथ उद्धृत किए गए हैं कि साहब आप उनके ऊपर कल्चरल इंपीरियलिज्म थोप रहे हैं, तो आपके पास तो बात है, अखबार है, सब है, उनके पास तो सिवाय गम के कुछ नहीं है, वो क्या जवाब देंगे। तो मैंने इस पर बहुत तीखी टिप्पणी की है। आगे चल के असल में प्रेमलता जी ये भी भूल गई कि उस उपन्यास में एक सोची समझी डिवाइस के तहत
तीन जो कैरेक्टर हैं वो तीनों अलग अलग धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से, बिल्कुल तीनों बिल्कुल में से कोई भी कोट अनकोट धार्मिक नहीं, बल्कि सुकेत एम्बिगुअस है, वो कभी नास्तिक हैं कभी आस्तिक हैं, वो क्लियर नहीं है। रघु जो ईसाई हैं और शम्स जो मुसलमान हैं, वो कैटेगरिकली नास्तिक है, और शम्स तो सर्वाधिक कैटेगरिकली नास्तिक है। और इन तीन के माध्यम से उस परिवेश में विभिन्न प्रकार की जो फंडामेंटलिस्ट या कम्युनल फोर्सेस हैं, उनके क्या खेल होते हैं, उनके क्या परिणाम हमारे समाज के लिए हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मैंने सभी के बारे में बात की है, कोई बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर नहीं, बल्कि मन से जेन्युइनली पैदा होने वाले गुस्से के तौर से। मुझे सचमुच बहुत रिडिकुलस लगता है जो उस उपन्यास को पढ़ते समय, देखिए उस उपन्यास या कहानी में कुछ लोगों को जो कष्ट हुआ, तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि वो उपन्यास ठीक से पढ़े जाने के लिए पाठक से एक निश्चित सूचना के स्तर की उम्मीद करता है। सही बात है। उस उपन्यास की ताकत कह सकते हैं आप, कमजोरी कह सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है और ये मालूम नहीं है कि किस प्रोफेसर के हाथ किस लिए काट दिए गए थे केरल में, तो उस उपन्यास की तकलीफ को आप शायद नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको ये याद नहीं है और वो बात कर रही है कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, उस उपन्यास का दूसरा अध्याय, रघु वाला अध्याय, शुरू इसी से होता है कि वो खड़ी है रक्त स्नाता बनी। और वो कौन सी घटना है जिसमें वो रघु डिस्क्राइब कर रहा है और देख रहा है वो अपने लैपटॉप पर, और उसमें उसकी हालत खराब है, ना देखते बनता है ना छोड़ते बनता है, कि उसके जीवन साथी को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है, और उसके शरीर से उछला हुआ रक्त जो है वो उस लड़की के सारे शरीर पर है, वो रक्त स्नाता बनी खड़ी है। जिन मैडम ने सवाल पूछा है उनसे कहिए कि 2016 के अखबारों को थोड़ा गौर करें तो पाएंगे कि यह घटना ढाका में हुई थी। एक रैशनलिस्ट को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उसकी मित्र के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया। उपन्यास का वो पूरा चैप्टर शुरू वहीं से होता है, उस वेदना से, उस तकलीफ से, उस तरह की स्थिति के प्रति लेखक के टोटल अपोजिशन, बल्कि घृणा के साथ। इसलिए निवेदन ये है, मैंने जैसा कहा कि वो नाकोहस, मैं खुद मानता हूं, इट्स नॉट एन इजी रीड। नाकोहस सरल और मधुर उपन्यास नहीं है। मधुर तो हरगिज नहीं है, सरल इस अर्थ में भी नहीं है कि अगर आपका एक सर्टेन लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आपकी स्मृति इतनी अच्छी नहीं है कि कुछ चीजें आपको याद हों, या आपने अपनी स्मृति को एक सिलेक्टिव मेमोरी में तब्दील या सिलेक्टिव एमनेसिया में तब्दील कर दिया है, तो बात अलग है। लेकिन अगर आपको चीजें याद हैं, अगर चीजें आपके ध्यान में हैं, तभी आप नाकोहस को ठीक से एंजॉय कर पाएंगे, और तब इस तरह के सवाल नहीं पैदा हो। ये सवाल बिना पढ़े अथवा बिना समझे पूछा गया सवाल है, ठीक है, उनका मतलब मैं तो लिख सकता हूं, मैं किसी को मजबूर तो नहीं कर सकता कि पढ़े। इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि ना पढ़ें आप, यू आर मोस्ट वेलकम नॉट टू रीड इट, लेकिन बिना पढ़े सवाल ना पूछें। बल्कि आपकी इस पूरी बातचीत को सुनने के दौरान इस सवाल पर जो बातचीत आपने की, मेरे मन में एक बात और आती है, वो ये भी आती है कि जिस धर्म के बारे में मान लीजिए आप ज्यादा जानते हैं या मैं ज्यादा जानता हूं, या जो लिखने वाला है वो उस धर्म में पैदा हुआ है मान लीजिए, तो स्वाभाविक है कि वो उस धर्म की आलोचना करने के लिए अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हो। जी माफ कीजिएगा, मैं आपसे सहमत नहीं, मैं ये नहीं मानता। ठीक है, मैं कतई ये नहीं मानता कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की आलोचना करने के लिए मेरा मुसलमान होना जरूरी। ना मैं ये मानता हूं कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की आलोचना करने के लिए पहले मुझे अरेबिक में कुरान पढ़ना जरूरी, मैं ये नहीं मानता। और यहां मैं अगर बात करूं तो मैंने आपसे जैसा अभी कहा था कि विचार का अनंत में सूत्र हैं, विचार का अनंत में 2 सूत्र हैं जिनको मैं अपने जीवन के 2 नॉन नेगोशिएबल्स मानता हूं, जिन पर मैं अभी तक कोई समझौता करने को तैयार नहीं। सूत्र नंबर 1, जन्म से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, उपलब्धि से होता है। दूसरा, कोई भी ग्रंथ, कोई भी सिस्टम सत्य को अंतिम रूप से जान लेने का दावा नहीं कर सकता, चाहे वो कोई धर्म ग्रंथ हो, चाहे वो कोई वाद हो, मार्क्सवाद, राष्ट्रवाद, फलावाद, ढिकावाद, या कोई डिसिप्लिन हो, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, फिजिक्स, व्हाटएवर। कोई ग्रंथ,
कोई वैचारिक प्रणाली, कोई वाद सत्य को अंतिम रूप से जान लेने का दावा नहीं कर सकता। और इसलिए जो मुझे सहज मानवीय विवेक और बुद्धि के विरुद्ध लगता है, मैं उसका प्रतिवाद करूंगा, वो किसी भी परंपरा से आ रहा हो। अफ्रीका में स्त्रियों का खतना किया जाता है। इस बर्बर प्रथा की निंदा करने के लिए वो जो समाज का हिस्सा होना जरूरी नहीं। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं ये नहीं मानता कि चूंकि मैं हिंदू हूं, और मैं हिंदू हूं, और मैं उन लोगों में से, उन बुद्धिजीवियों में से नहीं है जो नहीं हूं जो ये कहेंगे हम तो हिंदू हैं। मैं बाकायदा हिंदू, आनंद पूर्वक हिंदू, सहज रूप से हिंदू। हिंदू होने पर ना लज्जित हूं, ना खाम खा का गर्व करता हूं, आनंद से सहज रूप से हिंदू हूं। बट इट डज नॉट मीन कि जो बातें मेरे सहज विवेक और बुद्धि को अपील नहीं करती, अगर वो इस्लाम में है या ईसाइयत में है या मार्क्सवाद में है या कहीं भी है, तो मैं उनका विरोध नहीं करूंगा। ऐसा कुछ नहीं, मैं जरूर करूंगा। ठीक। इस खंड का ये आखिरी सवाल है। इस खंड का मतलब मैंने सवालों को 3 खंडों में बांट लिया था। पहले वो जो आपके लेखन से या आपसे संबंधित है, दूसरे वो जो कुछ जनरल साहित्य से और पूरे परिदृश्य से संबंधित है, और तीसरे जो अभी तत्काल आ रहे हैं। ये तत्काल आया है, लेकिन चूंकि अभी इस खंड के लिए उपयुक्त मुझे लगा। पूजा श्रीवास्तव जी ने अभी आपकी इस बातचीत को सुनते हुए पूछा है, वर्तमान दौर में आप एक ऐसे महत्वपूर्ण लेखक और विचारक हैं जिनके लेखन और बातों से हर उम्र, हर वर्ग का व्यक्ति सहज जुड़ाव महसूस करता है। बिना किसी वाद में सीमित हुए न केवल साहित्यिक बल्कि समकालीन मुद्दों पर सार्थक लिखने और लाइव आदि के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है सर? एक सवाल और कि आपको सबसे अधिक आनंद किस विधा में लिखने में आता है? कविता, कहानी, निबंध या उपन्यास? सर ये प्रेरणा वाली बात जरूर आप एड्रेस कीजिए। असल में हम सबको प्रेरणा की बहुत जरूरत है। उत्तर देता हूं, और इस उत्तर को प्लीज सही स्पिरिट में लीजिएगा, क्योंकि एक बड़ा संकट आज हमारे समाज में है कि सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म हो गया है। पूजा जी के प्रश्न का उत्तर देने के पहले, यार ये बताओ मुझे चैट दिख क्यों नहीं रही है? ये जो तमाम सवाल आपके पास हैं मुझे क्यों नहीं दिख रहे? वो आपको इसीलिए नहीं दिखेंगे सर क्योंकि आप अभी जूम पर हैं, आप फेसबुक पर नहीं है। ओके, ऑल राइट। अच्छा, फेसबुक पे अगर होता तो मुझे दिख रहा होता ही है। जी जी जी। अच्छा ठीक है, और ठीक है, वो जूम पर कोई बात नहीं। तो सेंस ऑफ ह्यूमर और सेंस ऑफ इडियम हमारे यहाँ खत्म हो गया है। और कई बार ये हो जाता है कि मैं कुछ मजाक करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो फिर मुझे सफाई देनी पड़ती है सोशल मीडिया पर कि भाई साहब मैं मजाक कर रहा हूँ, आप इसको लिटरली मत लीजिए। तो इस क्वालिफायर के साथ पूजा जी को पहले तो धन्यवाद, उसके बाद उनके दोनों सवालों का जवाब। तुमने भी प्रेरणा वाली बात जोड़ दी उसमें। तो ऐसा है पल्लव के सही मायनों में तो प्रेरणा मुझे मूर्खता से मिलती है। मैं अपने आसपास मूर्खता का जो अद्भुत साम्राज्य इन दिनों देख रहा हूं, मूर्खता पर गर्व करने की जो अभूतपूर्व स्थिति देख रहा हूं। मतलब आप जितने मूर्ख हैं उतना ही आप अपने आप पर गर्व करते हैं। सही बात है। और ये सोशल मीडिया पर तो इसका अद्भुत प्रदर्शन होता है। रोज मैं झेलता हूं और झल्ला के कई बार लोगों को ब्लॉक कर देता हूं, कई बार कुछ करता हूं। तो मुझे लगता है कि मूर्खता का इतना प्रसार क्यों हो गया है, और तब मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकूं या नहीं कर सकूं, थोड़ा बहुत अगर इसमें कुछ हस्तक्षेप में इस हालत में कर सकता हूं तो करूं। और यहाँ मैं वो अपना प्रिय रूपक, जो बहुत सारे मित्रों को पता है, तुम्हें भी पता हो सकता है हो और पूजा जी को भी हो, जिन भी मित्रों ने मुझसे 2-4 बार बात की है उन्हें वो रूपक पता है, मुझे बहुत प्रिय है वो रूपक। और वो रूपक ये है पल्लव कि जब सेतु बन रहा था समुद्र पर, जी। नल नील के नेतृत्व में वानर लोग सेतु बना रहे थे, और भगवान राम एक चट्टान पर बैठे हुए देख रहे थे। तो उन्होंने नोटिस किया कि गिलहरी जो है वो रेत में लोट लगाती है, फिर जाकर के वो जो चट्टानें रखी जा रही है उन पर लोट लगाती है, फिर लौट के आती है, फिर रेत में लोट लगाती है, फिर उन चट्टानों पर लोट लगाती है। वो लगातार ये कर रही है। तो रामचंद्र जी को ताज्जुब हुआ कि कर क्या रही है। उन्होंने उसे उठाया हथेली में और पूछा कि भाई ये क्या मामला है, क्या कर रही है? तो गिलहरी ने उत्तर दिया कि प्रभु, आप अन्याय के विरुद्ध लड़ने जा रहे हैं, मैं और तो कुछ कर नहीं सकती। आपके पास बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, पुल बन रहा है और आप लोग सब जाके युद्ध करेंगे वहां, मैं और तो कुछ कर नहीं सकती।
जितनी रेत मेरी देह में समाती है उतनी जाकर के मैं आपके इस पुल पे डाल देती हूँ, सेतु पे डाल देती हूँ। इसी में मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक है। बहुत सुंदर। मैं अपनी कल्पना उस गिलहरी के तौर पे करता हूँ। मैं जो भी थोड़ा बहुत कर सकता हूँ बतौर लेखक के, बतौर अध्यापक के, बतौर मित्र के, बतौर क्या आजकल एक शब्द होता है सोशल कम्युनिकेटर के, जो भी कर सकता हूँ वो इसी लिहाज से करता हूँ। जब से मैंने आपसे कहा कि मुझे ताज्जुब होता है कि मनुष्य जो अन्य प्राणियों से अलग इसी अर्थ में है कि विवेकशील है, कितनी तेजी से हम अपने विवेक को त्यागते जा रहे हैं, कितनी तेजी से हम मूर्खता। आप मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान ये कहे कि कोविड-19 डिटॉल पीने से ठीक हो जाएगा, या कौन सा वो सैनिटाइजर होता है वो पीने से ठीक हो जाएगा, और अमेरिका में 10-5 लोग पी भी ले, मर भी जाए, और फिर लोग कहें कि भाई साहब ये आपने क्या कर दिया, आपने राष्ट्रपति होते हुए ऐसी बात कह दी, और राष्ट्रपति जी दांत निकाल दें कि मैं तो मजाक कर रहा था। दुखद है। कैन यू इमेजिन दैट? तो ये जो स्थिति है, प्रेरणा तो यहां से है। आप कह सकते हैं कि प्रेरणा एक तरफ वो गिलहरी है, रामचंद्र जी की गिलहरी, और दूसरी तरफ मूर्खता का जो अद्भुत प्रसार है वो महासागर। हाँ, दूसरा क्या सवाल? हाँ, मूर्खता का महासागर। दूसरा क्या सवाल था पूजा जी का? सॉरी मैं मिस कर गया। दूसरा कोई क्या? नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपको सबसे अधिक आनंद किस विधा में आता है? कविता, कहानी, निबंध या उपन्यास? मुझे सबसे ज्यादा आनंद आता है पढ़ने की विधा में। बाकी सब तो लिखना है तो लिखता रहता हूँ, लेकिन मुझे सबसे आइडियल स्थिति ये लगती है कि मैं पढ़ता रहूं और देखता रहूं। लेकिन चूंकि लिखता हूँ विधाओं का, उन्होंने जो कहा, तो पूजा जी मुझे सर्वाधिक आनंद आता है रिसर्च में और नावल लिखने। हालांकि नावल मैंने अभी तक एक ही लिखा है, लेकिन कल्पना है मेरी कि मैं और लिखूं। फिक्शन और रिसर्च मेरे लिए सबसे प्रिय विधाएं। रिसर्च करने में बहुत आनंद आता है, रिसर्च लिखने में बहुत आनंद आता है। अकथ कहानी इसका प्रमाण है। फिर अभी नेहरू जी पर जो पुस्तक तैयार की है हुई भारत माता, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि शोध और उससे संपन्न होने वाले निबंध या उस तरह का लेखन और फिक्शन मेरी पसंदीदा विधाएं हैं। ये संयोग की बात है कि फिक्शन में अभी लिख नहीं पाया हूं ज्यादा, लेकिन मेरी जो बाकी चीजें उनमें वो तत्व है। जैसे अकथ कहानी प्रेमकी के बारे में बहुत से लोगों का कहना है कि उसे पढ़ना लगभग एक उपन्यास को पढ़ने जैसा सुख देता है। जी। तो पद्मावत एन एपिक लव स्टोरी पर हमारे जावेद अख्तर साहब ने लिखा है मेरे बारे में कि पुरुषोत्तम इज फिलोसोफर इन माइंड एंड पोएट इन हार्ट। तो इस तरह का जो लेखन है जिसमें माइंड और हार्ट दोनों मेरे समन्वित हो सके, ऐसा लेखन करने में मुझे सर्वाधिक आनंद आता है। जी। अब जो दूसरे खंड के सवाल हैं, जिसमें कुछ साहित्य से और समकालीन मुद्दों से जुड़े हुए सवाल हैं, वो मैं क्रमशः आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला सवाल है गौरव का। गौरव जेएनयू में पढ़ते हैं, पहले हमारे कॉलेज में थे, आजकल आपके विश्वविद्यालय में चले गए हैं। हिंदी भाषा में आज साहित्य और साहित्येतर विषयों में जो लेखन हो रहा है, उसमें आप कितनी संभावना देखते हैं? आपने स्वयं अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया है। क्या आप हिंदी भाषा में ज्ञान विज्ञान का कोई भविष्य देखते हैं? मैंने सन 1983-84 में एक पत्रिका निकाली थी जिज्ञासा नाम से। सुमन, नीलांजन, ज्ञानेंद्र पांडे, अरविंद बेदी और कुछ मित्रों के सहयोग से। तो 2 अंक उसके निकले थे, तीसरा अंक निकल नहीं पाया। और इस पत्रिका के ये दोनों अंक अब नॉट नुल पर जो वेबसाइट है नीलाभ की, उस पर, नीलाभ श्रीवास्तव की, उस पर जी, जी। मैं ये लगातार मानता रहा हूं कि जिस भाषा में बहुत ही गंभीर रिसर्च से लेकर के शिकार साहित्य तक नहीं होगा, हंटर्स टेल नहीं होंगी और बहुत गंभीर रिसर्च नहीं होगी, उस भाषा में कविता और कहानी भी अच्छी नहीं होगी। मेरी बड़ी स्पष्ट धारणा। और इसलिए
ये हिंदी लेखन की और पिछले 20-25 साल में, बल्कि उससे भी ज्यादा, विकट विडंबना और समस्या रही है कि हिंदी कुल मिलाकर के कविता, कहानी और उपन्यास तक सिमट, और ये हिंदी भाषा के स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज नहीं है। अभी सौभाग्य से इसमें कुछ बदलाव नजर आया है। कुछ पिछले 2-4 साल की ही बात करें तो कुछ समकालीन संदर्भों में, कुछ रिसर्च के तौर पर या रिफ्लेक्शन के तौर पर हिंदी में कुछ दिलचस्प काम हुए हैं। अभी अभी मेरे पास एक किताब आई है राजकमल से रुखतापुर। इसके अलावा अभी जैसे वो कल परसों अशोक पांडे की उस किताब का काफी स्वागत हुआ है और बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है, उसने गांधी को क्यों मारा, और इस तरह के और काम हुए हैं। तो इस तरह के कामों की अधिक से अधिक जरूरत है। ये 2-4 किताबों से बात बनती नहीं है। हम लोग प्रसन्न हो रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। खास करके ये अशोक की किताब तो मैंने पांडुलिपि रूप में ही पढ़ी है और अभी तक वो छपित रूप में तो मैंने देखी भी नहीं, लेकिन पांडुलिपि के रूप में मेरी पढ़ी हुई है और मुझे मालूम है कि वो महत्वपूर्ण किताब है, अच्छी किताब है। तो इस तरह के और काम हो तभी हिंदी बचेगी बतौर भाषा की, वरना नहीं बचेगी। अंग्रेजी में मैं क्यों लिखने लगा? असल में किताब छपी है तो लोगों को लगा कि मैं अंग्रेजी में लिखने लगा। मैं बहुत पहले से अंग्रेजी में लिखता है। जैसा मैंने आपको बताया कि 92 के आसपास ये 2 महत्वपूर्ण निबंध मैंने अंग्रेजी में लिखे थे, सूरज सावरकर एंड द्रौपदी एंड स्लोगन एज अ मैटर ऑफ कल्चरल इंटररोगेशन। अब अन्यों के अनुभव अलग हो सकते हैं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, और आप में से जिनको भी बुरा लगने की संभावना हो उनसे क्षमा याचना के साथ कह रहा हूं। सन 92 के आसपास छपे ये दोनों निबंध, यानी आज 28 साल हो गए। अगर आप अभी नेट पर की इन करें तो ये निबंध अभी तक अंग्रेजी में कोट किए जाते हैं, रेफर किए जाते हैं। पॉपुलर कल्चर पर लिखते हुए लोग कोट करते हैं इनको, कम्युनलिज्म पर लिखते हुए कोट करते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की कल्चरल हिस्ट्री पर लिखते हुए कोट करते हैं। लगातार निबंधों पर चर्चा होती है, कुछ लोग आलोचना करते हैं, कुछ प्रशंसा करते हैं, लेकिन आज 28 साल बाद भी मेरे ये दोनों निबंध, बाद के निबंधों की मैं बात ही नहीं कर रहा, बाद के निबंध तो अपनी जगह है ही, लेकिन ये दोनों निबंध पिछले 28 साल में चर्चा में रहे। ये दोनों निबंध हिंदी संस्कृति वर्चस्व प्रतिरोध में भी मौजूद है। गौरव चूंकि जेएनयू के छात्र हैं और आपके छात्र हैं तो अच्छे ही छात्र होंगे, उनसे जरा पूछिएगा कि हिंदी की कितनी चर्चाओं में इन दोनों निबंधों का उल्लेख उन्होंने पढ़ा है, उनसे पूछिए। ऐसी स्थिति में एक लेखक, एक बुद्धिजीवी इसलिए भी लिखता है कि टीका टिप्पणी से उसे कुछ हासिल, प्रॉपर फीडबैक उसको मिले। दूसरी बात ये कि जैसा मैंने कहा कि चूंकि वो किताब पद्मावत मैंने अंग्रेजी में लिख दी और हुई भारत माता अंग्रेजी में पहले लिखी गई, अब हिंदी में आ रही है, पद्मावत भी आ रही है हिंदी में। हुई भारत माता मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने राजकमल से आ जाएगी, पूजा जी ने ही उसका अनुवाद किया है, कुछ इससे पहले से मौजूद थे वगैरह। लेकिन तो ये समस्या है। दूसरी बात, हमारे समाज में, हमारे देश में इस समय जो बहुत सारी विकृतियां हैं, उनका स्रोत वो लोग हैं जो हिंदी या कोई भी भारतीय भाषा नहीं पढ़ते, केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं और अपने आप को सनातन धर्म का, हिंदुत्व का, भारतीय संस्कृति आदि आदि का ठेकेदार मानते हैं, या ऐसे लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं। उन तक सही चीज का पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे नीचे तक चीजें चलती, वो एक मतलब टॉप डाउन इफेक्ट होता है। अमेरिका में कोई सज्जन हिंदू धर्म की एक व्याख्या करते हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके व्याख्यान देते हैं, वो व्याख्यान हिंदी में अनुदित होकर छपता है वगैरह वगैरह, और फिर वो एक कॉमन सेंस बन जाता है और आपको लगता है कि मौलिक चिंतन हो रहा है, वो सोच वहां से आई। तो उस सोच के प्रत्यक्ष प्रभाव में आने वाले लोग चीजों को जान सके, समझ सके। तो अंग्रेजी में एक खास ऑडियंस तक पहुंचने के लिए मैं लिखता हूं, वो मुझे जरूरी लगता है,
एक खास तरह के इंटरेक्शन के लिए लिखता हूं और लिखता रहूंगा। मेरी अभी जो तत्काल अगली किताब आने वाली है वो अंग्रेजी में ही आने वाली है, प्रकाशक को दी जा चुकी है। और नहीं, अभी तो हुई भारत माता का हिंदी आएगा, उस किताब के आने में 3-4 महीने का समय लगेगा। तो मैं अपनी कल्पना एक बाइलिंगुअल राइटर के रूप में करता हूँ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखने वाले व्यक्ति के रूप में, और इस पर मुझे बड़ा संतोष है। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर गंभीर इंटेलेक्चुअल को बाइलिंगुअल होना चाहिए। जी, अगला सवाल फिर इसी मिजाज का है। आशीष तिवारी कोई युवा लगते हैं। उन्होंने पूछा है, साहित्य के किसी अध्ययनकर्ता के लिए अन्य भाषाओं का ज्ञान अपेक्षित है, लेकिन किसी भाषा के लेखक का किसी वर्चस्वशाली भाषा में लेखन की ओर मुड़ना किस आवश्यकता या विवशता का संकेत है? मेरा ख्याल है इस ऊपर वाले सवाल के जवाब में आपने लगभग सारी बातें। व्यवस्था कुछ नहीं है, आवश्यकता है, और वो आवश्यकता परम आवश्यकता है। जी, उदाहरण मैंने दे दिए। इनसे भी ये कहिएगा कि जरा पिछले 20-25 साल में पूछ के देखें, की इन करके देखें कि डिबेट का क्या स्तर है, बातचीत का क्या स्तर है, किस तरह के रेफरेंसेस हैं, किस तरह के सवाल जवाब हैं, तो मेरी वेदना समझ जाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा है, जब मैं कोई लेख लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर हुई भारत माता की भूमिका करीब 60 पेज की भूमिका है। अब इस किताब के जो रिव्यूज हुए हैं, जो इसमें लेटेस्ट राजीव भार्गव का है, ईपीडब्ल्यू में छपा हुआ, इस 60 पेज की भूमिका पर राजीव भार्गव ने उस 10-12 पेज के रिव्यू में बातें कही। और वो भूमिका, वो रिव्यू केवल तारीफ का रिव्यू नहीं है, तारीफ तो उन्होंने की है, लेकिन वो रिव्यू मेरे सामने कई सवाल पैदा कर, और मुझे एक तरह से प्रोवोक करता है, एक तरह से क्या, डेफिनेटली प्रोवोक करता है कि जब भी इस किताब का अगला संस्करण तैयार हो अंग्रेजी में, जो जल्दी होगा, तो मैं उस रिव्यू का नोटिस लूं, उस पर रेस्पॉन्ड। ये मेरे अपने विकास के लिए मुझे जरूरी लगता है कि मैं वक्तन बवक्तन अंग्रेजी में लिखता हूं। जी, ये एक सवाल है माला सिंह जी का। माला सिंह जी, मुझे नहीं पता, मैं इनके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन इनके सवाल से लगता है कि कोई गृहिणी है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। अभी की विषम परिस्थिति में जहां गलत को गलत कहने का मतलब होता है गाली, गंदे शब्दों से नवाजने को आमंत्रण देना, ऐसे में हम नितांत घरेलू महिलाओं का कर्तव्य क्या हो? कोई मित्र पड़ोसी ऐसा नहीं बचा जिससे 4 सार्थक बातें हों। सभी भेड़ बन चुके हैं या प्रक्रिया में हैं, अल्पसंख्यक हो चुके हैं हम विचारों के आधार पर। सो राह सुझाएं, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, मेरे काम नहीं आ रहा 6-7 सालों से। और आखिर में इन्होंने प्रणाम लिखा। मैं माला सिंह जी को जानता हूँ, जी, इस हक में जानता हूँ कि वो फेसबुक पर हैं, और फेसबुक पर नियमित रूप से वो मेरी वॉल पर, सुमन की वॉल पर, अन्य लोगों की वॉल पर भी टीका टिप्पणी करती रहती है, कमेंट करती रहती है। इस अर्थ में मैं उन्हें जानता हूँ, संभवतः बिहार की है वे, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि माला सिंह जैसी जो महिलाएं या पुरुष भी हो सकते हैं, पल्लव इस बात पर ध्यान दीजिए कि हमारी उम्मीद यही है। हम जो बुद्धिजीवी हैं, ये सब चिंताएं करना, ये सब बातें करना एक तरह से हमारा प्रोफेशनल काम है। हम बाई डेफिनेशन इन्हीं चीजों पर चिंता करने के लिए, यही सब बातें करने के लिए ट्रेन किए गए। हमने साहित्य में, इतिहास में, पॉलिटिकल साइंस में, किसी भी चीज में एमए किया है, पीएचडी किया है, तो इन विषयों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब हमारी जानकारी में है, और इस पर हम लगातार सोचते रहते हैं। तो वी आर ट्रेन्ड टू थिंक ऑन दीज थिंग्स। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो आम नागरिक हैं, वो बदलते हुए वक्त की विडंबनाओं को कितना समझते हैं, कितना नहीं समझते। वो धार के साथ बह रहे हैं या उस धार की नवैयत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस लिहाज से माला सिंह जैसे लोग बेहद मूल्यवान है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। वो एक घरेलू महिलाएं, गृहिणी हैं, और उनके सवाल में जो वेदना है, और वो सही कह रही, हम लोग इस वेदना से नहीं गुजरते क्योंकि हम अपने एक तरह के इको चैम्बर में रहते हैं। मैं आपसे बात कर लूंगा, आप मुझसे बात कर लेंगे, हम दोनों मिलकर किसी और इंटेलेक्चुअल से बात कर लेंगे या किसी डेमोक्रेटिक व्यक्ति से बात कर लेंगे। मैं अपने पड़ोसी से तो बात करता नहीं, जी, जी, अपने रिश्तेदारों से तो मैं बात करता नहीं हूँ। आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन अपने बारे में मैं जानता।
तो वैसे भी आप जानते हैं मैं बहुत कम लोगों से मिलना जुलना बात करना पसंद करता हूँ। सो कॉल्ड पब्लिक इमेज होने के बावजूद आई एम एसेंशियली अ वेरी प्राइवेट पर्सन। मैं बहुत ज़्यादा मित्र नहीं बनाता, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। अब ये जो सवाल इनका है कि किसी से बात तक करना दूभर हो चुका है, ये पिछले 6-7 साल का डेवलपमेंट। मतभेद उसके पहले भी होते थे, अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पोजीशंस उसके पहले भी होती थी, लेकिन एक ऐसा विभाजन, एक ऐसी स्थिति के बिल्कुल आप तत्काल गाली गलौज पर उतर आए, एंटी नेशनल कहे जाने लगे। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ माला जी से कि हमें अपनी खुद की कम्युनिटी में मजबूत होना है और बाहर और अधिक विस्तार करने की कोशिश करनी। माला जी जिस अकेलेपन की आप बात कर रही हैं वो केवल आपका नहीं, और आपके जैसे सैकड़ों हजारों लोग हैं, और सोशल मीडिया की तमाम सीमाओं के बावजूद उसका एक योगदान या उसका एक भला काम यह है कि मैं दिल्ली में और आप बिहार में या संभवतः जहाँ भी, हम लोग फिर भी एक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। आप मुझसे बात कर सकती हैं, आप पल्लव से बात कर सकती हैं, आप और इस तरह के लोगों से, सुजाता से, अशोक पांडे से, सुमन से, और तमाम ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आप बात कर सकती हैं। तो वो आप करें, क्योंकि मैंने जैसा पल्लव कहा, माला जी जो हैं उन्होंने आज सुमन की तो ये भारी प्रशंसक हैं। इन्होंने आज सुमन के यूट्यूब पर वो जो सुमन कहानी सुनाती हैं, फेसबुक पर उन्होंने आज कहानी सुनाई। तो माला जी, जी ने जी, उसमें लिखा जी। है कि इस युग में मैं अर्जुन हूँ और आप कृष्ण हैं। तो माला जी ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अभी तो बहुत कठोर संकट से गुजरना पड़ता है कई बार, लेकिन लगे रहेंगे हम लोग, और आप भी लगी रहिए। बढ़िया। लोकेश जी का सवाल है। लोकेश जी जो आपके विद्यार्थी हैं, लोकेश कुमार गुप्ता, और जो मेरे मित्र हैं, लोकेश जी ने पूछा है कि यदि हम आजादी के पूर्व और परवर्ती दौर में देखें तो गांधी की स्वीकृति कमोबेश अनिवार्यता के साथ रही है, जबकि इसी कड़ी में देखें तो नेहरू की स्वीकार्यता पर सवाल हमेशा रहे हैं। यह मात्र नेहरू का विरोध है या नेहरू के समाजवाद का, या उनकी लोकप्रियता का, या फिर नैतिकताओं की टकराहट का है, अथवा वर्चस्व का सवाल है? हमेशा नहीं रहे। आजादी के पहले नेहरू का ऐसा कोई विरोध नहीं था, और जो विरोध था तो वो गांधी का भी था। बल्कि सच ये है कि कई मायनों में गांधी का विरोध अधिक मुखर था। हम लोग ये ना भूलें कि गांधी जी को मारने की, उनके जीवन को समाप्त करने की पहली कोशिश 1934 में की। सौभाग्य से नेहरू पर इस तरह के कोई हमले नहीं। तो जितना हिंसक विरोध, जितना उग्र विरोध गांधी का था, उतना किसी का नहीं था। और नेहरू तो आजादी के पहले खासकर नौजवानों के बीच में आइकन थे। भगत सिंह का वो बहुत मशहूर लेख मैं आपको याद दिलाऊं, जिसमें वो जी। नेहरू और सुभाष बोस की तुलना करते हैं और कहते हैं कि नौजवानों के हीरो सुभाष बोस नहीं, नेहरू ही हो सकते। तो एक तो लोकेश को ये बात ध्यान रखनी चाहिए। दूसरे, आजादी के बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, और धीरे धीरे अब ये स्थिति क्यों बन गई है कि जैसा मैंने हुई भारत माता की भूमिका में लिखा है कि 2019 का चुनाव अगर कोई एलियन कवर कर रहा होता, मंगल ग्रह से आया हुआ व्यक्ति कोई कवर कर रहा होता, तो उसे लगता है कि इस चुनाव में विपक्ष के प्रमुख नेता का नाम जवाहरलाल नेहरू है। जी, सही बात है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके कुछ कारण हैं जो मैं जानता हूं, और उनके विस्तार से जानने के लिए, जिसे कहते हैं, प्रतीक्षा कीजिए। वेट फॉर माई नेक्स्ट बुक ऑन नेहरू। उसमें मैं जी, बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। कुछ तो मैंने संकेत किया है हुई भारत माता की भूमिका में, लेकिन जी, जी, थोड़ा विस्तार से उसको और थ्योराइज करूंगा अगली किताब में। ठीक बात है। एक सवाल है पीयूष पुष्पम का। पीयूष पुष्पम पूछ रहे हैं कि आज अगर कोई दलित कविता लिखता है या जो भोगता है, उसे शब्द देता है, तो लोग यह कहकर दरकिनार क्यों कर देने की कोशिश करते हैं कि आज समय बदल गया है। समय बदल गया है। ठीक उसी तरह से एक स्त्री भी कुछ लिखती है पितृसत्ता जैसे विषय पर, उसे भी यही कहकर टाल दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि सचमुच में समय बदल गया है, या लोग अपने किए को सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं? साहित्य और साहित्यकार इसे किस नजर से देखता है? मैंने कहा सवाल मासूम सा सवाल है। नहीं, वाकई वो ज्यादा ही मासूम, क्योंकि स्त्री लेखन और दलित लेखन तो इस समय जिसको कहते हैं हिंदी में और दूसरी भारतीय भाषाओं में फ्लेवर ऑफ द सीजन।
ये संभव है कि साहित्यिक हलकों के बाहर ये मूव करते हो, वहां इनको ऐसा लगता हो। बाकी तो स्त्री लेखन और महिला लेखन, नारीवाद, फेमिनिज्म, दलित सवाल, दलित लेखन, ये तो इस समय लिटरेरी जगत में और एकेडमिक जगत में भी, आप स्वयं एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, मैं तो उस तरह औपचारिक रूप से यूनिवर्सिटी सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कोई उपेक्षा दलित लेखन या स्त्री लेखन की हो रही है। उस पर बहस होती है, बहसें होती हैं। लोग, बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि साहब सहानुभूति अकेली चीज है, बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं, सहानुभूति नहीं बल्कि सहानुभूति भी वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो कोई नहीं कह सकता आज की तारीख में कि हिंदी के लिटरेरी जगत में दलित लेखन या नारीवाद की उपेक्षा की जाती है। लिटरेरी जगत के बाहर की बात अगर करें तो वो तो फिर वही समस्या है जो भी माला जी कह रही थी। तो वो समस्या केवल लेखन की नहीं है, वो समस्या तो फिर अब आप जैसे अभी हाथरस की ही घटना को देख लें तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि क्या आफत आ गई। वो तो ठीक है, वो स्थिति तो है, वो हमारे समाज की एक, हमारे समाज में जो अंतर्निहित क्रूरता और संवेदनहीनता है वो तो एक सच्चाई है। लेकिन दलित लेखन, नारी लेखन और इन जनरल जो व्यापक जनवादी डेमोक्रेटिक सोच का लेखन है, वो तो इन चीजों के खिलाफ लगातार संघर्ष करता रहा है और अभी भी कर रहा है, इस तरह की इनसेंसिटिविटी के खिलाफ। ठीक बात। एक सवाल अभिषेक गुप्ता का है। अभिषेक गुप्ता पूछ रहे हैं, साहित्यकारों, संस्कृति कर्मियों के तमाम विरोध की उपेक्षा कर राजसत्ताएं अपनी मनमानी करती रही हैं। कुछ दिनों पहले तुर्की में ओरहान पामुक और उनके जैसे अनेक सेकुलर नागरिकों के विरोध के बावजूद भी वहां के राष्ट्रपति ने हागिया सोफिया संग्रहालय को एक मस्जिद में तब्दील कर दिया। भारत सहित अनेक दूसरे देशों में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। साहित्य संस्कृति से जुड़े लोग किसी दबाव समूह के रूप में संगठित होने में असफल रहे हैं। आज वे सरकार के जनविरोधी फैसलों को बहुत अधिक प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। आपके दृष्टिकोण में इसके क्या कारण हैं? साहित्यकारों का आम जनता से डिस्कनेक्ट या लेखक संघों की आपसी राजनीति या कुछ और? इस सवाल में कुछ स्वीपिंग जनरलाइजेशन है, पहले उनसे अलग करना। ये बाकायदा नीतीश कुमार ने भी कहा था और टीकाकार टिप्पणीकारों ने भी कहा था, और इसीलिए वो शब्द गढ़ा गया था अवार्ड वापसी गैंग। 2014 के बिहार चुनाव को अवार्ड वापसी ने प्रभावित किया। जब अशोक वाजपेयी ने और दूसरे लोगों ने साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाए थे, बाद में और लोगों ने भी अवार्ड लौटाए थे, सबसे पहले शायद नयनतारा सहगल ने लौटाया था, फिर उसके बाद कई लोगों ने लौटाए, और उसकी वजह से जो माहौल समाज में बना, उसकी वजह से कुछ प्रभाव पड़ा, कुछ फर्क पड़ा, ये राजनीतिक टिप्पणीकारों ने भी माना था। और इसीलिए जो राइट विंग है उसने एक उपेक्षा और तिरस्कार के साथ शब्द गढ़ा गैंग, अवार्ड वापसी गैंग। तो ये कहना गलत है कि कभी प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात ये कि किसी भी समाज में इस तरह के राजनीतिक प्रभाव तभी संभव होते हैं जब एक पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट या शासक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉलिटिकली डेंजरस ग्रुप आप बना सकें, एक प्रेशर आप बना सकें। आप देखिए अभी कल ही जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, हाथरस में हुआ है, सारी मतलब मैसोकेज्म दिखाने के बाद, सारी मर्दानगी दिखाने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री को मानना पड़ा। वो क्यों मानना पड़ा, क्यों इजाजत देनी पड़ी लोगों को जाने की? उसमें लेखकों के कुछ करने ना करने से कुछ नहीं होता है। एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट आप ऑर्गेनाइज करें, एक पॉलिटिकल एक्शन आप करें, उसको परसिस्टेंटली करें, तब जो भी सत्ता होगी उस पर असर पड़ेगा। लेखक उसमें केवल अपना समर्थन दे सकते हैं, अपनी एक पोजीशन ले सकते हैं। ये उम्मीद करना कि लेखकों के विरोध से कोई सरकार डर जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। कभी कभार हो जाता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको अवार्ड वापसी गैंग का, तो वो इलेक्शन प्रोसेस में उसका असर पड़ गया, कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, लेकिन ये उम्मीद करना व्यर्थ है। दूसरी बात ये कि डिस्कनेक्ट, क्या मतलब होता है डिस्कनेक्ट का? क्या हम किसी लेखक से ये उम्मीद करते हैं कि वो रोजाना जुलूस में हिस्सा ले तो कनेक्टेड है, वरना नहीं है? एक नागरिक के तौर पर उसे हिस्सा लेना ही चाहिए, लेता ही है, बहुत से लेखक लेते हैं, बहुत से नहीं भी लेते हैं, लेकिन बतौर लेखक के उसका कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कैसे तय हो?
उसके लेखन से तय होगा ना, उसके लेखन के सरोकारों से तय होगा ना। और जहां तक संघों का सवाल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी संघ में होने ना होने से ना आप अच्छे लेखक बनते हैं ना बुरे लेखक बनते। आखिरकार साहित्य में या संस्कृति में, कला में आपकी हैसियत आपके काम के आधार पर बनती है। जी। कई बार इसमें अन्याय भी होते हैं, ज्यादतियां भी होती हैं, गुटबाजियां भी होती हैं, वो सब सही है, लेकिन मोटे तौर पर यही मानना होगा कि आपके काम से तय होता है कि आप कहाँ हैं, आपका कितना प्रभाव है। वो प्रभाव पॉलिटिकल प्रभाव में कितना बदलता है नहीं बदलता है, इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। आप जो हमारे मित्र ये सवाल पूछ रहे हैं, देखिए पल्लव, मैंने अभी एक बात कही थी आपसे, ये समस्या वैसे तो हमेशा रही है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में बहुत ज्यादा हो गई है। वी हैव अ वेरी शॉर्ट मेमोरी, वी हैव अ वेरी शॉर्ट फ्यूज। जी। याददाश्त कमजोर हो गई है, गुस्सैलपन बहुत बढ़ गया है। इन मित्र को ये याद नहीं है कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार कैसे हटी थी। नंदीग्राम की घटना हुई, नंदीग्राम में पुलिस ने हाई हैंडेडनेस की, सारे समाज में प्रोटेस्ट फैला, जिसमें लेखक और कलाकार और जो आमतौर से लेफ्ट विंग माने जाते हैं वो तक शामिल हुए, और वहां जो झटका लेफ्ट फ्रंट को लगा उससे वो आज तक नहीं उबर पाए। अब आप ये सोचें कि केवल लेखक इकट्ठे होकर एक जुलूस निकालने लगे कलकत्ते में और उससे लेफ्ट फ्रंट का वोट बैंक सरक जाए, ऐसा नहीं होता। ये पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। उस पॉलिटिकल प्रोसेस में लेखक और बुद्धिजीवी की एक निश्चित भूमिका होती है, लेकिन वो कभी भी केंद्रीय और निर्णायक भूमिका नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। केंद्रीय और निर्णायक भूमिका पॉलिटिकल एक्टर्स की होती है। कोई लेखक अपने निजी फैसले के तहत पॉलिटिकल एक्टर बनने का भी चुनाव कर सकता है। फणीश्वर नाथ रेणु ने चुनाव लड़ा था, अनंत मूर्ति बाकायदा पॉलिटिकली एक्टिव थे, वो आप कर सकते हैं, लेकिन बतौर लेखक के, केवल बतौर लेखक के आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होगा, ये उम्मीद करना बेकार है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अभिषेक लिख रहे हैं, यदि एक और प्रश्न की अनुमति हो तो मैं आपसे जेएनयू के उस समय के परिवेश के बारे में जरूर जानना चाहूंगा जब आप विद्यार्थी के रूप में वहां अध्ययनरत थे। विशेष रूप से मैं तत्कालीन साहित्यिक परिवेश के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। सुमन केसरी ने एक पुस्तक संपादित की है। देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि हर सवाल का जवाब 1-1.5 मिनट में पा लेने की उम्मीद करना ठीक नहीं। मैं जानता हूं कि ये छात्र इस उम्मीद में नहीं कर रहे हैं, मैं इनकी सिंसियरिटी को डाउट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सवाल है और मेरे चित्त को अच्छा लगने वाला सवाल है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि आए जालिम का जमाना याद दिलाया, वो वाली स्थिति है। सुमन केसरी ने किताब का संपादन किया है जिसका नाम है जेएनयू में नामवर से। क्या नाम है इन मित्र का? गौरव नहीं, अभिषेक। अभिषेक गुप्ता। अभिषेक शायद, अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो ये गोवा में पीएचडी कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट। तो इनसे कहिए कि वो किताब अभी तुरंत ऑर्डर करें, राजकमल से मंगवाएं और पढ़ें, क्योंकि वो किताब जेएनयू में नामवर सिंह, केवल नामवर सिंह के बारे में नहीं है, वो जेएनयू में नामवर सिंह के बारे में। और इस लिहाज से हिंदी की वो अद्वितीय और अनोखी किताब है कि एक इंस्टीट्यूशन में एक व्यक्ति, और उस किताब के जरिए ये देखेंगे कि उस इंस्टीट्यूशन को बनाने में उस व्यक्ति का और जैसे अन्य व्यक्तियों का क्या योगदान था, और उनको बनाने में उस इंस्टीट्यूशन का क्या योगदान। उसमें एक लेख मेरा भी है, उन दिनों जेएनयू, तो उसको पढ़ें तो इनको अनुमान लग जाएगा। मैं अपने जीवन में जेएनयू की क्या भूमिका मानता हूँ, किस तरह जेएनयू को देखता हूँ, ये जरूर कहना चाहता हूँ। जब मैं यूपीएससी का सदस्य मनोनीत किया गया और मेरे छात्रों ने मेरा एक तरह का विदाई समारोह आयोजित किया जेएनयू में बड़े उत्साह और धूमधाम से, तो वहाँ जो भाषण मैंने दिया था उसमें मैंने एक बात कही थी पल्लव, उससे मेरे ख्याल से बात समझ में आ जाएगी। और उसके बाद तो वही मेरी रिकमेंडेशन है कि सुमन की किताब मंगाएं जेएनयू में नामवर सिंह और उसको पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उस भाषण में कहा था कि जेएनयू मेरी यशोदा है। हम सबकी दो माएँ होती हैं एक तरह से, तो मेरी देवकी ग्वालियर यूनिवर्सिटी है, लेकिन मेरी यशोदा जेएनयू, और ये जेएनयू आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सच है। कभी कभी मैं कल्पना करता हूं कि अगर आत्मकथा मैंने लिखी, अब 65 का हो गया हूं तो आत्मकथा लिखने का समय आ गया है, हालांकि मुझे काफी बोरिंग काम लगता है आत्मकथा लिखना, लेकिन अगर कभी लिखी तो उसमें 2 हिस्से होंगे, एक जेएनयू के पहले और दूसरा जेएनयू के बाद। दैट इज जेएनयू फॉर मी।
अभी इस बातचीत को सुनते हुए नरेश सक्सेना जी, जो कि हम सब हाँ, जानते हैं बड़े कवि, हाँ, मेरा प्रणाम पहुंचाइए उनको पहले। उन्होंने एक टिप्पणी या सवाल भेजा है, वो ये कि इन दिनों पाठकों से डिस्कनेक्ट का प्रश्न भी हो सकता है। मेरा ख्याल है वो पिछला सवाल जो आप अभिषेक के सवाल के जवाब में बोल रहे थे, वहां से कुछ नरेश जी के मन में बात आई है। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, डिस्कनेक्ट, पाठकों से डिस्कनेक्ट, पल्लव, एक बहुत मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ। आप चूंकि गंभीर व्यक्ति हैं और इतिहास के कुछ और विद्यार्थी यहाँ बैठे होंगे, इस पर कई चीजों पर विचार करने की जरूरत है, थोड़ी गंभीरता से और थोड़े ठंडे दिमाग से। कभी आपने रिसर्च की है कि मिसाल के तौर पर लेट अस से रंगभूमि, जो शायद 1930 में छपा था, जरा रिसर्च करना कि रंगभूमि का पहला संस्करण कितनी प्रतियों का था और दूसरा कितनी प्रतियों। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, अब मैं बता देता हूं। मैंने एक विज्ञापन देखा है और उस विज्ञापन में ये था, वो शायद प्रेमचंद की ही पत्रिका में छपा था या किसी अन्य पत्रिका में, रंगभूमि अद्भुत उपन्यास वगैरह वगैरह, पहले संस्करण की 5000 प्रतियां समाप्त हो चुकी, दूसरा संस्करण प्रेस में है, अपनी प्रति बुक कराएं, दाम इतना। 1930 में एक उपन्यास छपता है, जाहिर प्रेमचंद बहुत लोकप्रिय लेखक थे उस समय, और अपने जीवन में भी और बाद में भी। 5000 प्रतियों में उपन्यास छपता है, कुछ महीने में उसका दूसरा संस्करण छापने की घोषणा प्रकाशक यानी स्वयं लेखक इन दिस केस वो करता है। इस समय या तो प्रकाशक झूठ बोलते हैं, यानी नाकोहस की ही अगर बात करूं, अन्यों की बात अपनी जगह, मैं बहुत गदगद था और मेरे प्रकाशक महोदय बहुत गदगद थे, रोमांचित थे, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने उपन्यास थोड़े उसके साथ ही छापा था। भाई मैं आलोचक वालोचक हूँ, क्या उपन्यास लिखूंगा, लेकिन मैंने अशोक महेश्वरी से कहा कि नहीं, उपन्यास है और छापना है, उन्होंने छापा। ये उपन्यास दिसंबर 2015 में बाजार में आया, उस पर प्रिंट लाइन 2016 की है क्योंकि दिसंबर 2015 में आया था, और जहां तक मुझे याद पड़ता है 2017 में इसका दूसरा संस्करण आ गया, और इस पर लेखक और प्रकाशक दोनों गदगद थे, क्योंकि साल भर में दूसरा संस्करण आ गया। पहला संस्करण 2100 का छपा होगा, मोस्ट प्रोबेबली 1100 कॉपी का छपा होगा, मान लीजिए 2100 का छपा होगा, तो दूसरा संस्करण साल भर में आ गया। इस पर लेखक भी गदगद है, प्रकाशक भी गदगद। अच्छा, मुझे तो छोड़िए, आप जरा यही पता लगाइए कि हिंदी का जो परम लोकप्रिय उपन्यास है पिछले दिनों का, राग दरबारी, उसकी पिछले 50-60 साल में कितनी प्रतियां बिकी हैं, या कुरु कुरु सुहा की कितनी प्रतियां बिकी हैं, जो हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास कहे जा सकते हैं। तो और इससे तुलना कीजिए, और उसमें तुलना में कई चीजों का ध्यान रखिए। हिंदी क्षेत्र की इस समय की आबादी, हिंदी क्षेत्र इस समय की साक्षरता की दर, सन 1930 में हिंदी क्षेत्र की आबादी, सन 1930 में हिंदी क्षेत्र में साक्षरता की, सन 1930 में हिंदी क्षेत्र में आर्थिक स्तर की स्थिति, और आज हिंदी क्षेत्र में आर्थिक स्तर की स्थिति। और फिर सोचिए कि उस समय 5000 कॉपी एक उपन्यास की छपती है और दूसरा संस्करण आता है, और आज की स्थिति से उसका मिलान कीजिए, तो कहीं ना कहीं जिस डिस्कनेक्ट की हम बात करते हैं, उसमें पाठक की जिम्मेवारी कम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप इस लेखक को पढ़िए, उस लेखक को पढ़िए, वो आपकी खुशी है। मुझे उपन्यासकार एक्स बहुत अच्छा लग सकता है, आपको बुरा लग सकता है। मुझे कवि एक्स बहुत अच्छा लग सकता है, आपको कवि वाई बहुत अच्छा लग सकता है। लेकिन गंभीर साहित्य में क्या आप पढ़ते हैं, ये सवाल तो आपको पूछना होगा ना अपने आप से। सही बात है, सही बात। मुझे नहीं पता दूसरों के अनुभव, मैं चूंकि दक्षिण दिल्ली के इलाके में रहता हूं, जो वैसे भी बड़ा अंग्रेजी ना किस्म का वो है, मुझे अपने अलावा किसी दूसरे घर में किताबें तो हिंदी की छोड़िए, हिंदी का अखबार नहीं नजर आता। दक्षिण दिल्ली की किसी किताबों की दुकान पर अब दिखने लगी हैं, 4-5 साल पहले तक हिंदी की किताबें नहीं दिखती। तो इसमें कहीं कोई खोट हिंदी में पढ़ने वालों, हिंदी बोलने वालों का, पाठकों का, व्यापक हिंदी समुदाय का भी है। वो डिस्कनेक्ट एक तरफा नहीं है, डिस्कनेक्ट दो तरफा है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये परिस्थिति तभी बदलेगी जब दोनों अपनी भूमिकाओं को समझे, सब लोग अपनी भूमिकाओं को समझे। अब एक सवाल है मनीष चौहान का। मनीष चौहान पूछ रहे हैं
मौजूदा साहित्यकार, लेखक, पत्रकार क्या समय सापेक्ष लेखन कर पा रहे हैं? उनको क्या मेरा लगता ख्याल है उनका उनका आशय यही होगा कि अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर है? रहे हैं। देखिए, ऐसा है, पुनः निवेदन करूं, क्योंकि मुझे कई बार क्या लगता है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको, मेरी ये कहानी है पान पत्ते की कोट। उसमें जो हीरो है भाई चांसर साहब चौरसिया जो है, तो उनसे उस कहानी के एक पात्र सिंह साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब कल रात को साइकिलिंग करते समय आप बड़े टेंस थे, कोई बता रहा था। तो चौरसिया के अपने वेदनाएं हैं उनके मन में, वो किसी से बात नहीं करना चाहते उसके बारे में। वो बात को हंसी में टालते हुए कहते हैं कि क्या करूं डॉक्टर साहब, भगवान ने सूरत ही ऐसी दी है, तो मैं हमेशा ही ऐसा दिखता हूँ, अजीब सा, परेशान सा। तो वो मुझे याद इसलिए आया कि मुझे भगवान ने सूरत कुछ ऐसी दी है कि मैं कुछ भी कहता हूँ तो लोग बुरा मान जाते हैं। इस संयोग को नोट करते हुए क्षमा याचना के साथ, क्षमा याचना की प्रार्थना के साथ मैं निवेदन करूंगा कि ये जो सवाल है, ये पुनः उसी तरह का सवाल है जो नाकोस के बारे में पूछा गया था। इस समय कम से कम हिंदी के बारे में मैं कह सकता हूं, जबकि मैं ये दावा नहीं करता कि मैं समकालीन हिंदी साहित्य से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। इतना कुछ लिखा जा रहा है, इतना अच्छा लिखा जा रहा है, मैं सब नहीं पढ़ सकता, लेकिन हिंदी में इस समय सीधे सीधे समसामयिक मुद्दों पर सीधे इंटरवेंशन की किताबें, मैंने नाम लिया भी एक दो किताबों का, उपन्यास, कहानी, इतना कुछ लिखा जा रहा है। ये भी कोई देश है महाराज, कुछ साल पहले आई हुई किताब है। कहानियों के संग्रह हैं, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, प्रवीण कुमार राजपाल से ही उनका वो छपा हुआ है, छबीला रंगबाज का शहर। छबीला रंगबाज का शहर। और कविताएं इस तरह की बहुत सारे, अदनान की कविताएं। और मतलब माफ कीजिएगा, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है इन मामलों में, लेकिन आप इस सब के प्रति सजग रहते हुए अगर सवाल पूछे तो बात बनती, वरना तो वही स्थिति बन जाएगी कि सारी रात रामायण सुनी तो मैं पूछा कि सीता कौन था, तो इससे बात नहीं बनती। विश्वेश राजरत्नम सॉरी विश्वेश राजरत्नम का सवाल है, सर, बुद्ध, महावीर, गांधी की पावन भूमि व सत्य, अहिंसा व करुणा का ढिंढोरा पीटने वाले इस देश में झूठ, लिंचिंग, दिन दहाड़े हत्या, अपस्फा या वो कुछ और लिखना चाहते होंगे वाले राज्यों में आतंकी नक्सली बना गोलियों से भून देना और विविधता को लेकर इतना असहिष्णु कैसे हो चला है? यही तो सवाल है। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी चीजों का योगदान है, कितने फैक्टर्स का योगदान है। खुद जो अपने आप को डेमोक्रेटिक फोर्सेस कहते हैं, उनका खुद का कितना योगदान है, ये बहुत गंभीर सवाल है और बहुत व्यापक विचार की मांग करता है। इस व्यापक विचार में केवल मैं नहीं, मुझे लगता है कि अपने मेरे जैसे हजारों लोग अपने अपने ढंग से लगे हुए हैं। वो स्वयं लगे हुए, मैं जानता हूँ, मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं और उनकी चिंताओं से मैं वाकिफ हूँ। तो ये सब हमें सोचना है, और इस सोचने के साथ साथ सोचते रहें इसका कारण क्या है, ये जरूर सोचते रहें। लेकिन जैसा कि भगवान बुद्ध की एक प्रसिद्ध कथा है कि तीर कहाँ से आया, ये सवाल जायज है, वाजिब है, तो ये जरूर पता लगाना चाहिए कि तीर कहाँ से आया। लेकिन वो पता लगाने में ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि घाव का उपचार करना भूल जाए। तो जरूर हम पता लगाएं, जरूर हम रिसर्च करें। मेरा तो काम ही है, मैं तो बेसिकली रिसर्चर ही हूँ, इसी में लगा रहता हूँ, अपना काम कर रहा हूँ रिसर्च के तौर पर, एक कथा लेखक के तौर पर या जो भी लेखक के तौर पर। लेकिन एट द सेम टाइम हम सभी इस तरह की स्थितियों का प्रतिवाद करें, इस तरह की बातों का प्रतिवाद करें, और लोग कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिवाद नहीं है। देखिए, ये बहुत जरूरी है पल्लव कि आप जब किसी भी परिस्थिति पर बात करें तो एक तरह की टोटलिटी में बात करें। जो कुछ उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सच है, लेकिन प्रतिवाद भी सच है। जैसे मैंने अकथ कहानी प्रेम की नामक पुस्तक में विस्तार से रेखांकित करने की कोशिश की, जी। जातिगत उत्पीड़न और दूसरी तरह के शोषण सच है, उसका प्रबल प्रतिवाद भी उसी समय का सच है, और उसे नकारा नहीं जाना चाहिए। तो ये आज के बारे में भी सच है, प्रतिवाद भी तो है।
उसे और प्रबल बनाने की जरूरत है। जी। अब आखिरी खंड में वो सवाल जो अभी इस बातचीत के दौरान निकल कर आए हैं और जो अभी-अभी फेसबुक पर पोस्ट किए गए हैं। पहला सवाल है कुमार ललित का, पूछ रहे हैं 21वीं सदी में हिंदी के निबंध साहित्य, आलोचना से इतर विचारात्मक निबंध को आप किस तरह से देखते हैं? मैं किस तरह से देखता हूँ क्या मतलब, अब अच्छा है अगर कुछ और लिखा जाए। हिंदी में कुछ वैचारिक लेखन हो रहा है, मैंने पहले ही संकेत किया, कुछ और हो, कुछ पर्सनल एसेज लिखे जाएं तो अच्छा रहेगा। अभी तो पर्सनल एसेज की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। जी, जी। निबंध जिसको कहते हैं वो मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा लोग लिख रहे हैं या बहुत प्रभावित करने वाले ढंग से लिख रहे हैं। लेकिन हाँ, वैचारिक या समकालीन विषयों पर लेखन तो सौभाग्य से अच्छा हो रहा है, और ये महत्वपूर्ण है कि बहुत लोकप्रिय भी हो रहा है, स्वीकृति मिल रही है ऐसी किताबों को। तो कुल मिला के स्थिति ऐसी है, निबंध को लेकर के मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। जी, जी, सही बात है। मानवेंद्र जी बीएचयू से रिसर्च कर रहे हैं हिंदी में। उन्होंने पूछा है भक्त कवियों पर आपने काम किया है, उनकी प्रमुख शिक्षाओं में से एक है वचन और कर्म की एकता। इन दिनों एक सामान्य प्रचलन चल पड़ा है कि लेखक की रचना और जीवन के फर्क को नजरअंदाज किया जाए। यह सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। क्या हम अपनी परंपरा से कट चुके हैं? परंपरा के बारे में जिसमें वो बात कर रहे हैं उसके बारे में उनकी समझ अधूरी और भ्रांत। भक्त कवियों ने ये बातें कही हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन भक्त कवियों को भी देखने में, अगर उनमें से हर एक के निजी जीवन की आप बहुत कड़ाई से पड़ताल करें तो वहां भी ये समस्या नजर आ जाएगी। एक बात। दूसरी बात, एक नागरिक के तौर पर किसी भी व्यक्ति का आकलन बतौर नागरिक के होना चाहिए, और अगर उसने कोई अपराध किया है या वो कोई गड़बड़ करता है तो उसकी जांच पड़ताल में होनी चाहिए। लेकिन बतौर एक लेखक के आप किन नैतिक प्रतिमानों पर उसे जांचेंगे? सवाल ये है जो वो पूछ रहे हैं, उसमें मूलभूत सवाल है जांच की कसौटी का। क्या कोई व्यक्ति इसलिए बुरा है कि वो सिगरेट पीता है? क्या कोई व्यक्ति इसलिए बुरा है कि वो शराब पीता है? क्या कोई व्यक्ति इसलिए बुरा है कि उसके विवाहेतर संबंध है या रहे हैं? क्या कोई व्यक्ति इसलिए बुरा है कि वो चोर है? क्या कोई व्यक्ति इसलिए बुरा है कि वो अपने लेखन में या जीवन में बेईमानी करता है? क्या कोई व्यक्ति इसलिए बुरा है कि वो हर तरह से अच्छा होते हुए, कोट अनकोट अच्छा होते हुए, एक अत्यंत हिंसक राजनीति का समर्थन करता है? किन प्रतिमानों पर आप जज? तो सबसे पहले अपने प्रतिमान स्पष्ट करें कि किस आधार पर आप शब्द और कर्म की एकता की बात करें। एक व्यक्ति है बड़ा सज्जन है, सज्जन इन द सेंस जो सज्जनता के ठेठ हिंदुस्तानी प्रतिमान है, यानी वेजिटेरियन है, शराब नहीं पीता, स्मोक नहीं करता, ठीक है, और घोर फासिस्ट सोच का प्रवर्तक और समर्थक है। तो आप ऐसे व्यक्ति को अच्छा मानेंगे या प्रॉब्लमेटिक मानेंगे? और ये हवा में से उदाहरण नहीं दे रहा हूं, आप और आपके जैसा पढ़ा लिखा हर आदमी समझ जाएगा कि इशारा किधर है। भारत में तो ये काफी सहज है, यूरोप में बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सच है कि हिटलर जर्मनी जैसे ठंडे देश का निवासी होके न शराब पीता था, न मांस खाता था, और न व्यक्तिगत रूप से जरा भी करप्ट था। उसके साथियों ने और अफसरों ने पैसा बनाया था, खासकर गोइरिंग ने, लेकिन हिटलर ने पर्सनल करप्शन कोई नहीं किया। वो दारू पीता नहीं था, सिगरेट पीता नहीं था, मांस खाता नहीं था। और आजकल कुछ लोगों को मनुष्यता की जो एक पहचान बड़ी जरूरी लगती है, उस लेवल पर भी पशुओं से काफी प्रेम करता था। उसे अपने कुत्तों से और अन्य पशुओं से बड़ा प्रेम था। उसकी वो तस्वीरें उस समय के जर्मनी में बारंबार प्रचारित की जाती थी, जिसमें वो अपने कुत्ते को अपने हाथ से खिला रहा है, गोद में बैठा के खिला रहा है, वगैरह वगैरह। तो क्या मैं हिटलर को एक आदर्श व्यक्ति मानूं? मैं नहीं। कोई भी समझदार यूरोपियन नहीं मान पाएगा। यूरोप में ये चुटकुला चलता है कि एक तरफ हिटलर है, दूसरी तरफ चर्चिल थे, जम के दारू पीते थे, जम के खाते थे। मुझे चर्चिल से कतई प्रेम नहीं है, चर्चिल से मैं काफी नफरत करता हूँ,
इसलिए मैं इस समय एक यूरोपियन की तरह बात कर रहा हूँ, उस तरह देखिएगा। सिगार उनके मुंह में हमेशा लटका रहता था, और वैसे भी कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो वार्गिज नहीं थे, लेकिन यूरोपियंस के हीरो चर्चिल है, हिटलर नहीं। तो ये निर्भर इस बात पर करता है कि आपके प्रतिमान क्या, ठीक, आप किस लेखक को कैसे जांचते हैं। आप अगर उन प्रतिमानों पर जांचना चाहते हैं जो मुझे जरूरी लगते हैं तो अलग तरह से जांचेंगे। उन प्रतिमानों पर जांचना चाहते हैं जो जिनका संकेत मैंने हिटलर के उदाहरण से किया, तो जाहिर एक अलग नतीजे निकलेंगे। चॉइस आपकी। एक सवाल है आलोक मिश्रा का। मेरा सवाल यह है कि गांधी बनाम अंबेडकर की जो छद्म लड़ाई है, उसका प्रतिफल क्या है? नहीं, लड़ाई छद्म तो नहीं है, लड़ाई तो वास्तविक है और काफी तीखी बहस है, लेकिन आलोक जी के सवाल की मूल भावना बिल्कुल सही है। हमें दोनों से सीखना है, और हमें असल में इस ऐतिहासिक तथ्य से सीखना है कि उस बहस ने दोनों को बदला था, और हमें दोनों के योगदान से अपने वर्तमान विवेक का निर्माण करना है। आज की तारीख में हम गांधी बनाम अंबेडकर को एकेडमिक्स में तो फिर भी चल जाएगा, बातचीत हो सकती है, लेकिन अगर उसको हम पॉलिटिक्स का आधार बनाते हैं तो हम गलती कर रहे हैं। हमारे समाज में जो स्ट्रक्चर्ड इनजस्टिस है, संरचनागत अन्याय है, मुझे लगता है उसे दूर करने में मैं व्यक्तिगत रूप से गांधी से भी सीखता हूँ, अंबेडकर से भी सीखता हूँ। जी, जी। ठीक बात है। ठाकुर दीक्षा सिंह का सवाल है और सुशील गर्ग का, दोनों के सवाल मिलते हुए, इसलिए दोनों के नाम साथ-साथ ले रहा हूँ। ठाकुर दीक्षा सिंह पूछ रही हैं, सर मेरा सवाल है कि नेहरू और लोहिया के समाजवाद में बुनियादी अंतर क्या है? और सुशील गर्ग पूछ रहे हैं, गांधी, नेहरू और लोहिया के समाजवाद पर कुछ रोशनी डालें। ये वो वैसी बात है कि 2 मिनट में कुछ नहीं, इस पर जानने जैसी जी क्या? फेसबुक पर मैंने एक कमेंट किया था, एक स्टेटस लिखा था जिस पर काफी मजेदार प्रतिक्रियाएं आई थी, वही मैं यहाँ दोहरा देता हूँ, और इनके सवाल के जवाब में एक तरह का सवाल मैं कर देता हूँ। समाजवाद पर मैं फिलहाल बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक तो गांधी ने अपने आप को कभी समाजवादी नहीं कहा भाई, ये ध्यान रखिएगा। गांधी ने जरूर अपने आप को समाजवादी कहा था एक बार, एक चुटकी लेते हुए, जब उनसे सन 1925 में पूछा गया था हिंद स्वराज के बारे में बात करते हुए, तो पूछने वाले ने पूछा था उनसे कि बड़े उद्योगों के बारे में आपकी क्या राय है। तो तब तक समाजवाद शब्द काफी प्रचलित हो चुका था, नेहरू उसका काफी प्रयोग करते थे, और नेहरू गांधी जी के बहुत निकट थे, हम सब जानते हैं। तो गांधी जी ने चुटकी ली थी कि इतना समाजवादी तो मैं भी हूं कि ये कहूं कि बड़े उद्योग राज्य के नियंत्रण में होने चाहिए। ये गांधी जी का कथन था कि इतना समाजवादी तो मैं भी हूं कि ये कहूं कि ये बड़े उद्योग राज्य के नियंत्रण में होने चाहिए। इसी तरह एक अन्य प्रसंग में गांधी जी ने बहुत मजेदार फ्रेज का इस्तेमाल किया, स्पिरिचुअल कम्युनिस्ट। तो इस तरह के फ्रेजेस को अगर छोड़ दें तो गांधी जी ने उस तरह सिस्टमेटिकली या व्यवस्थित रूप से अपने आप को समाजवादी कभी नहीं कहा। जी। लोहिया और नेहरू जाहिर है कि दोनों समाजवादी कहते थे अपने आप को, और शुरू में लोहिया नेहरू के साथ थे, नेहरू के प्रशंसक थे, नेहरू के अनुयायी थे, और बाद में वो विरोध उनका बढ़ता चला। इस सवाल का जवाब, जैसा मैंने कहा कि मैं नेहरू पर जो दूसरी किताब अब प्लान कर रहा हूं, उसमें इस सवाल का जवाब उम्मीद है कि मिलेगा। एक जिज्ञासा मेरे मन में थी जो मैंने फेसबुक पे लिखी थी 2-4 दिन पहले। लोहिया ने एक बहुत मार्के की बात कही है, बहुत सही बात कही है, कि असल में संघर्ष कट्टर हिंदू बनाम उदार हिंदू, वैसे भारतीय समाज के बुनियादी संघर्ष में से एक मानते हैं, कट्टर हिंदू बनाम उदार। मुझे जो बात मजेदार लगती है वो ये कि कट्टर हिंदू उदार हिंदू की बात करने वाले लोहिया नेहरू के विरुद्ध आरएसएस का समर्थन करते हैं, गैर कांग्रेसवाद की बात करते हैं, गैर कांग्रेसवाद में सबको शामिल करने की बात करते हैं, स्वतंत्र पार्टी से लेकर भारतीय जनसंघ तक। तो मेरे मन में ये सवाल पैदा होता है कि नेहरू क्या कट्टर हिंदू थे जिनके खिलाफ संघर्ष में सबको साथ आना चाहिए, या नेहरू के उदार हिंदूपन के विरुद्ध आप तमाम सारे कट्टर हिंदू परंपरा की तमाम सारी कट्टर ताकतों से हाथ मिला? मैं इस पर कोई फैसला नहीं दे रहा हूं, ये केवल एक जिज्ञासा है।
ये गंभीर सवाल है मेरे लिए, इसको मुझे एक्सप्लोर करना है। और इसी एक्सप्लोरेशन के तहत वो सवाल आएगा कि समाजवाद की अवधारणा में दोनों में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर फिलहाल इतना ही दे सकता हूं, आगे देखा जाएगा। प्रमोद शाह का सवाल है, पहले मार्क्सवादी गांधी को प्रतिक्रियावादी और पूंजीपतियों का दलाल कहते रहे हैं, अब इसमें बदलाव कैसे आया? उन मार्क्सवादियों से पूछिए जो कहते थे, मैंने तो कभी नहीं कहा। और जिन मार्क्सवादियों ने कहा, सही कह रहे हैं वो मार्क्सवादियों ने कहा, जिन मार्क्सवादियों ने कहा, मैं बहुत सटीक शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने स्वयं इतिहास को देखने की मार्क्सीय दृष्टि का उल्लंघन करके ये कहा। उन्होंने ये तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दबाव में कहा। उन्होंने इस अंधविश्वास के कारण कहा कि जो भी सोवियत संघ से आ जाए वही मार्क्सवाद, और गलत कहा। और इसी प्रसंग में मैं आपको याद दिलाऊं, पल्लव, हालांकि बात में कई बार कह चुका हूं, लोग जिन्होंने पहले सुनी है वो ऊब सकते हैं। दामोदरन ने हो ची मिन्ह से बात की थी 1955 में, और तब हो ची मिन्ह ने उनसे कहा था कि भारत में आप लोग गांधी को समझे नहीं, वियतनाम में गांधी में हो ची मिन्ह मार्क्सवादी ही थे। जी, आगे चलिए। बिल्कुल। विशाल बी डोले का सवाल है, वो अच्छा सवाल है। अच्छा, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उन्होंने कुछ पढ़ के किया, ऐसा लगता है। मजबूती के महात्मा गांधी को कैसे समझा जाए? किताबों से कि गांधी को पढ़ा है, पर कभी गांधी को समझना मुश्किल हो जाता है। गांधी समझ समय समय पर बदलते गए हैं, कैसे गांधी को पूरा समझा जाए? गांधी का कौन सा विचार लिया जाए? दो बातें। स्वयं गांधी ने कहा है कि मैं कंसिस्टेंसी का कोई दावा नहीं करता, इसलिए जब कभी इस तरह का सवाल आपके मन में आए, तो जिस किसी विषय पर आपके मन में ये सवाल आ रहा है, तो उसमें जो सबसे आखिर में मैंने कहा है वही मेरी पोजीशन। ठीक बात। तो ये जैसे शुरू में गांधी वर्ण व्यवस्था को ठीक और अनटचेबिलिटी को गलत मानते थे, लेकिन 30s तक आते आते गांधी ये कहने लगे थे कि कोई भी शास्त्र वचन, ये ध्यान दीजिए, मैंने अभी परसों अपने लाइव में भी ये बात कही थी, कोई भी शास्त्र वचन अगर वो मूलभूत मानवीय विवेक और प्रशिक्षित तर्क, ट्रेंड रीजन के विपरीत जाता है तो मुझे स्वीकार्य नहीं। ये बहुत रिमार्केबल स्टेटमेंट है। कोई भी शास्त्र वचन सहज मानवीय विवेक, सहज मानवीय विवेक क्या है? ये मैंने आपसे निवेदन किया कि जन्म से कोई छोटा या बड़ा नहीं, ये सहज मानवीय विवेक। जो तू बामन बामनी जाया, आन बाट काहे लिया है, तो इसके विरुद्ध कोई चीज चाहे। फिर ट्रेंड रीजन, तर्क का प्रयोग करने का प्रशिक्षण हमें प्राप्त होता है। हमें पता नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे हमें प्राप्त होता है। और अगर हम फिलोसफी, लिटरेचर, हिस्ट्री जैसे डिसिप्लिन में जाएं तो और ज्यादा प्राप्त होता है। गांधी वकील थे भाई तब, गांधी ने LLB की पढ़ाई की थी। कानून बिना ट्रेंड रीजन के नहीं चलता। तो गांधी का ये कथन कि कोई भी शास्त्र वचन, और ये उन्होंने बाय द वे जात प्रथा के प्रसंग में कहा है, ये 30s की बात है, कोई भी शास्त्र वचन जो सहज मानवीय विवेक और ट्रेंड रीजन के विरुद्ध जाए, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। तो गांधी को सीखने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका विनोबा, जिन्होंने कहा कि गांधी को हम वेदिया की तरह ना देखें, जैसे वेद सर पर रख लिया और मान लिया कि सारा ज्ञान घुस जाएगा वेद सर में और चल पड़े, ताकि एक डायनेमिक ढंग से गांधी से जुड़े, संवाद के साथ जुड़े। तीसरा तरीका जो जवाहरलाल नेहरू, 1960 में RK करंजिया से बात करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने बारंबार ये बात कही कि हम गांधी की मूल चिंताओं और सरोकारों को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस प्रसंग में बहुत रिमार्केबल स्टेटमेंट जवाहरलाल जी ने दिया
कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ने एक स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस पैदा की, उसको कैसे एड्रेस करें। फिर एल्विन टॉफलर, गांधी विद सैटेलाइट्स। तो अगर आप गांधी जी को, एक तो गांधी जी को मेहरबानी करके देवता, भगवान, पूज्य, प्रतिपाद्य आदि मत बनाइए। गांधी जी के विचारों में, गांधी जी के व्यवहारों में कई ऐसी चीजें हैं जिनको मैं कतई सही नहीं मानता, मेरी एकदम मुखर असहमति उनसे है। लेकिन मूल सरोकार जो अभी मजबूती की बात चल रही थी, मजबूती का नाम महात्मा गांधी जो मेरा व्याख्यान है, उसमें मेरी मूल स्थापना यही है कि गांधी जी के लिए अहिंसा का मतलब है करुणा और संयम। और ये मैं नहीं कह रहा हूं गांधी जी का अपना उदाहरण, इसकी व्याख्या मेरी यह है कि करुणा और संयम केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, इससे सामाजिक गुण होना चाहिए। उस व्याख्यान में मैंने ये कहा है कि उपभोक्तावाद आप जरूर कीजिए, खूब आनंद से रहिए, कोई चिंता नहीं है मुझे, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब तक पृथ्वी के संसाधन अपर्याप्त हैं अंधाधुंध उपभोक्तावाद के लिए, तो संयम करना पड़ेगा। दूसरे के दुख को समझना पड़ेगा। केवल अपने दुख की बात करना काफी नहीं है, मैं दुखी, मेरी आइडेंटिटी दुखी, मैं हिंदू हूं इसलिए परेशान हूं, दलित हूं इसलिए परेशान हूं, औरत हूं इसलिए परेशान हूं, मुसलमान हूं इसलिए परेशान हूं, फाइन, लेकिन दूसरे के दुख को भी समझने का स्कोप आपको पैदा करना। पीर पराई जाने दे। तो मेरे लिए, मेरे अपने उसमें गांधी जी को समझने और उनसे सीखने की प्रविधि है अहिंसा यानी करुणा और संयम। मेरे लिए गांधी जी का सार है। बढ़िया बात है। जल्दी जल्दी से 2-3 सवाल और है, फिर मैं अरे खत्म यार 2 करूंगा। घंटे हो चले लगभग। एक जी 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 2 घंटे होने वाले, बस मैं 2-3 सवाल ही बचे हैं। एक सवाल है बासवान सिंह का, पूछ रहे हैं आप पाठ्यक्रम को कितना महत्व देते हैं? क्या मतलब? मुझे लगता है इनका आशय ये रहा होगा कि जो सिलेबस हम विश्वविद्यालय या कहीं भी होता है, उसकी आपकी नजर में क्या, उसका क्या महत्व हो सकता है? अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम, इसमें मैं क्या कहूँ, मतलब अब ये अगर आशय हो कि पाठ्यक्रम पढ़ाने वाला कितना महत्वपूर्ण है, तो ये सही बात है कि पाठ्यक्रम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण पढ़ाने वाला होता है। ये मैं कई बार मजाक में कहता हूँ, बल्कि कई बार लगता है कि इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी करके दिखाया जा सकता है। आप बढ़िया से बढ़िया कविता मुझे दीजिए, मैं उसका कचरा करके पढ़ा सकता हूँ। तो पढ़ाने वाला तो महत्वपूर्ण है, लेकिन पाठ्यक्रम तो महत्वपूर्ण है ही, उसके बिना कैसे कुछ चलेगा। विवेक कुमार सिंह का सवाल है, हाल में प्रकाशित ज्यादातर हिंदी की किताबें अच्छी किताबें स्वतंत्र लेखकों द्वारा लिखी गई है। विश्वविद्यालयों में हो रहे शोध को आप इस स्थिति से जोड़कर किस तरह देखते हैं, और वहां सक्रिय अध्यापकों ऑब्लिक लेखकों द्वारा अच्छी किताबें क्यों नहीं आ पा रही है? अब मैं इस पर क्या कहूँगा, मैं विश्वविद्यालय जीवन से अब कटा हुआ हूँ, आप बताइए, इसका तो उत्तर आप दीजिए। हालांकि विश्वविद्यालयों में क्या हालत है, क्या लिखा जा रहा है, क्या नहीं लिखा जा रहा है, अब मैं फ्रैंकली, ईमानदारी की बात है कि मेरी जानकारी और मेरे संपर्क बहुत सीमित है, लेकिन मिसाल के तौर पर जैसे बीएचयू के हिंदी विभाग से अभी जो वहाँ राजकुमार जो हैं, उनकी किताब आई थी, मेरे ख्याल से हिंदी आलोचना की। रजा पुस्तक माला में, हाँ रजा पुस्तक माला के हाँ अंतर्गत आई थी। हाँ हाँ हाँ, तो वो उस तरह का काम दिलचस्प था, और भी इस तरह के काम होंगे, लेकिन इन जनरल ये बात सही हो सकती है। मैं इसके बारे में अपनी जानकारी, अपने अज्ञान को स्वीकार करता हूँ और कुछ नहीं कह सकता। एक सवाल है रजनीश मिश्रा का, जिस तरह एक अच्छे लेखक की कुछ अच्छी और जरूरी बातें होती हैं, उसी तरह एक अच्छे पाठक से किसी भी लेखक की क्या उम्मीदें होती हैं, इस पर जरूर कुछ बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। जी जी। सबसे पहली उम्मीद तो ये होती है, एक मिसरा है मुझे बेहद प्रिय है, लेकिन मुझे पता नहीं कि शायर कौन है, कोई बता सके तो मैं आभारी हूँ। और वो ये कि आना है जिसे आए, बा अदब ही आए, ये मंजिले जाना है, राह गुजर नहीं। वाह।
तो जब भी आप किसी रचना तक पहुंचते हैं तो सम्मान के साथ पहुंचे। जी। शुरू के 2-1 पन्ने पढ़ के आपको लगता है कि आपके मतलब की नहीं है, उबाऊ है, घटिया है, व्हाटएवर, तो एक तरफ उठा के रख। मैं खुद कई रचनाओं के साथ ऐसा करता हूँ। मैं जब यूपीएससी का सदस्य था, तो जब सवाल पूछता था कि आप क्या पढ़ते हैं, तो बहुत से उम्मीदवार जवाब देते थे चेतन भगत। तो मुझे लगा कि भैया इस पर अगर सवाल पूछना हो, बात आगे करनी हो, तो मुझे चेतन भगत को पढ़ना होगा। तो मैंने अपनी बिटिया से कहा कि भाई चेतन भगत की 2 किताबें मंगवाओ, तो हंसने लगी। बोले पापा तुम झेल पाओगे? मैंने कहा नहीं भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, अब चूंकि लोग कहते हैं तो देखता हूँ। तो उसने मेरे लिए 1-2 किताबें मंगवा के ला के दी मुझे। श्री चेतन भगत के प्रति पूरे सम्मान के साथ, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैं 2 पृष्ठ से अधिक नहीं पढ़ पाया, और वो मैंने फिर एक तरफ रख दी। और उसके बाद अगर कोई मुझसे कहता था इंटरव्यू में कि सर मैं चेतन भगत को पढ़ता हूँ, तो मैं दूसरा सवाल पूछ लेता था, इसके आगे नहीं पढ़ता, क्योंकि अब मैं क्या पूछूं उससे चेतन भगत को, वो पढ़ता है या पढ़ती है, मैं पढ़ नहीं पाया। मेरी ही सीमा होगी, चेतन भगत महान लेखक है, इसमें क्या संदेह है, लेकिन मेरी सीमा है कि मैं चेतन भगत जैसे महान लेखक को नहीं पढ़ पाया। मेरी अपनी सीमा। लेकिन इसी तरह मैं पढ़ना मैंने पूरे सम्मान के साथ शुरू किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने किसी पूर्वग्रह से शुरू नहीं किया। मैंने ये मानकर शुरू नहीं किया था कि पॉप राइटिंग में खूब पढ़ता हूँ, जम के पढ़ता हूँ, जासूसी उपन्यास खूब पढ़ता हूँ, तरह तरह की पॉप राइटिंग पढ़ता हूँ। मैंने इस तरह शुरू नहीं किया था, लेकिन मुझे बांधा नहीं उस उपन्यास ने, मैंने छोड़ा। तो पहली चीज तो यह है कि आप रचना के साथ एक सम्मान का संबंध, पूर्वग्रहों से मुक्त होकर के। अब जैसे जिस सवाल पर मैंने नाकवास के प्रसंग में जवाब दिया, मेरी एक विशेष छवि है, मैं जानता हूँ। लोगों को लगता है कि मैं हिंदुत्व की राजनीति का घोर विरोधी हूँ, जो कि गलत है। मैं किसी का विरोधी नहीं, मैं तो केवल एक समरसतापूर्ण लोकतांत्रिक भारतीय समाज का समर्थक। इसके मार्ग में जो आड़े आते हैं उनका मैं विरोधी हूँ, बाकी मैं किसी का विरोधी नहीं। तो उन देवी जी के मन में ये धारणा है कि मैं एंटी हिंदुत्व हूँ। मैंने एक उपन्यास लिखा है जो उन्होंने कहीं सुन लिया होगा कि सांप्रदायिकता पर लिखा है, तो जाहिर है कि मैंने हिंदुत्व पर तो हमला किया होगा, जिहादिज्म पर नहीं किया। ये बहुत भद्दा ढंग है। आप लेखक को नहीं पढ़ रहे, आप रचना को। लेखक के प्रति आपकी जो भी धारणाएं हो सकती हैं, अच्छी बुरी, उनसे मुक्त हो जाइए, फिर रचना को पढ़िए। तीसरी चीज, कुछ रचनाएं बहुत सहज रूप से आप पढ़ सकते हैं, बहुत सहज आपको समझ में आती जाती हैं। कुछ रचनाएं तैयारी की मांग। जी, जी। तो अगर आप तैयारी नहीं है तो ठीक है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए कि हमारी तैयारी नहीं है। लेखक को मत पूछिए। मेरे एक प्रिय लेखक है अम्बर्टो इको, एक हिंदी में प्रिय लेखक है वागीश शुक्ल। दोनों को पढ़ने के लिए तैयारी चाहिए। बिल्कुल चाहिए, सही वो बात। तैयारी अगर आप में है तो पढ़िए, मत पढ़िए। ये मत कहिए कि क्या वागीश शुक्ल क्या लिखते हैं, मैं तो समझ ही नहीं आया। अम्बर्टो इको क्या लिखते हैं, मतलब इतना इतिहास ठेल दिया उपन्यास में कि हमें समझ नहीं आया, क्या लिखते हैं। ये आप मत पढ़िए। अम्बर्टो इको आपके सर पे गन लगा के तो खड़े नहीं है कि पढ़ू, लेकिन अनाधिकार ठीका टिप्पणी मत कीजिए। ये कहिए कि हमसे नहीं पढ़ते। जैसे मैंने सही कहा, बात। मैं अपनी सीमा के तौर पर स्वीकार करता हूं कि मैं श्री चेतन भगत को 2 पृष्ठ से अधिक नहीं पढ़ पाया। तो अब कोई मुझसे कहे कि सामने चेतन भगत का पाठक हूं, तो हाथ जोड़ दूंगा कि मैं चर्चा नहीं कर सकता, तो मैंने नहीं पढ़ा। लेखक यही उम्मीद करता है आपसे कि आप उसे, उसकी रचना को पढ़ें, उसके बारे में आपके मन में जो छवि किसी भी वजह से बनी हुई है उसे न पढ़ें। आप रचना को पढ़ें और उसके बाद तय करें कि आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है। हाँ जी पल्लव आखिरी सवाल। जी। जी, आखिरी सवाल। और ये सवाल है शशि उज्जवल गुप्ता का। शशि उज्जवल गुप्ता पूछ रहे हैं, क्या नाकोहस के बौनेसर यानी कि बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक रक्षक बौनेसर, क्या नाकोहस के बौनेसर से वर्तमान बौनेसर बहुत आगे निकल गए हैं? इनकी सीमाएं क्या हो सकती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि मैं नाकोस का सीक्वल लिखने वाला। नाकोस मैंने एक फैंटेसी की थी और मुझे लगा था कि मैं कुछ ज्यादा ही फैंटेसी कर गया, लेकिन
पिछले 4-5 साल में जो हुआ है उसे देखते हुए लगता है कि यथार्थ मेरी फैंटेसी से कहीं आगे निकल चुका। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने उसमें फैंटेसी की थी कि टीवी आप बंद करना चाहें तो भी बंद नहीं होगा। आपके घर की दीवार पे दिखने लगेगा, आपकी कार की खिड़की पे दिखने लगेगा, एक फैंटेसी है उसमें, आपके मोबाइल में दिखने लगेगा, आप बंद करेंगे तो भी बंद नहीं होगा। अब स्थिति इस समय ये है, और फैंटेसी थी कि एंकर चिल्ला रहे हैं और 6-7 खिड़कियां एक साथ खुली हुई है टीवी पर और सब चीख रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, नाखुश लिखते समय मुझे कल्पना नहीं थी कि टीवी पर माँ की गाली दी जाएगी और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे कल्पना नहीं थी कि टीवी पर, उस समय तक ये नहीं हुआ था 2015 के तक, कि टीवी पर बाकायदा हाथापाई होगी और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कल्पना नहीं की थी कि टीवी पर इस तरह की निचाट बेवकूफी की बात कही जाएगी कि नोटों में चिप लगी हुई है और गाय ऑक्सीजन एक्सेल करती है और इस पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कल्पना मैंने नहीं की। अभी रिसेंटली आप देखें, एक एंकर जिनके बारे में लोगों को चिंता होने लगी है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है संभवतः, जो चिल्लाते हैं और लोगों के नाम ले लेकर के उनको पुकारते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। सबका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, मैं नहीं मानता कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब करने की सोची समझी तैयार, ये कल्पना मैंने नहीं की कि इस हद तक टीवी चला जाए। 3 महीने तक, 4 महीने तक आप एक कैंपेन चलाएंगे, हवा में एक कैंपेन चलाएंगे, एक ऐसा माहौल आप रच देंगे कि किसी के घर में छटाक भर गांजा मिल गया है, ये नेशनल न्यूज है। सीमाओं पर क्या हो रहा है, इकोनॉमी का क्या बुरा हाल है, ये चर्चा का विषय नहीं। वो सही कह रहे हैं हमारे मित्र कि बौने सर ही नहीं, नाको हंस के तमाम अवयव मेरी कल्पना से आगे निकल चुके, और इसलिए बहुत जरूरी है, और मैं जल्दी ही करने वाला हूँ। एक सीक्वल में लिखने वाला हूँ नाको हंस का, सोचूंगा किस तरह क्या उसमें करना है, देखा जाए। तो इस लंबी और बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं सर। अपने सभी श्रोताओं, अपने सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने धैर्य के साथ हम सब लोग हमारे इतने सारे सवालों को पहले तो धैर्य के साथ हमारे आदरणीय अग्रवाल साहब ने सुना, जवाब दिए, और हमारे दर्शकों ने भी जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को, जो कि हर इतवार शाम 6 बजे होता है, उससे आप जुड़ें। उसमें हर इतवार को किसी न किसी बड़े लेखक के साथ, किसी न किसी महत्वपूर्ण लेखक के साथ हमारी बातचीत होती है। आप सब लोग जुड़े रहें, और सवाल बहुत अच्छा हो कि आप पहले ही भेज दें, ताकि उनको एक सिस्टमैटिक ढंग से पूछने में हमारे लिए आसानी हो जाए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर का मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अपने आभार, इतना बहुत आनंद आया पल्लव आपसे बात करके और सवालों का जवाब देके। बस आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जी, 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 ज़रूर। और ये बात मैं हमेशा जब भी पब्लिक में बोलता हूँ तो आजकल कह देता हूँ, जरूरी लगता है। जी, जी। जी। मैं इंटेंशनली किसी की भावनाएं हर्ट नहीं करता, लेकिन भावनाएं इस कदर कोमल कांत हैं आजकल, वो छुई मुई के पौधे की तरह के, भगवान ही जाने के कब आहत हो जाती है। तो इसलिए अगर आप में से किसी की भावना मेरी किसी बात से आहत हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दें, और कोमल कांत भावनाओं के साथ थोड़ा बहुत ध्यान विवेक को, बुद्धि को स्वास्थ्य देने पर भी दें। आप सबका बहुत आभार। पल्लव का, राजपाल प्रकाशन का, मीरा जी का, प्रणव का, आप सबका बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।